दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहा है भाई? वैभव कैसे हो भाई? यार ये बड़ा दिक्कत है, ये टीवी सामने नहीं आ सकता क्या किसी तरह से? मेरी आदत है सामने देखने की, अब वो जुगाड़ लगाया है। भाई देखो ये, इनको दिखाओ, इनको बड़ा करो बच्चों को। चलो ऐसे ठीक। और वो जो बाकी बच्चे ऑनलाइन है उनको भी दिखाओ, उनके नाम भी आने चाहिए शायद शायद। वो कैसे आएंगे? नहीं, मुझे देखना होगा ना, वो यहीं पर नाम भी आने चाहिए ना उनके, उनका भी वीडियो ऑन करवा दूंगा मैं। नहीं, वो बोलने से ऑन कर देंगे, तुम करो तो। शो नॉन वीडियो। बस ठीक है। हाँ, अब ये जो आगरा वाले बच्चे हैं वो ऐसा ना सोचें कि मैं टेढ़ा देख रहा हूँ। एक्चुअली कैमरा सामने है, अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, है ना? यस सर। हाँ, लेकिन जो टीवी लगा है वो टीवी राइट साइड में लगा है। तो जब मुझे तुम्हें देखना होता है तो मुझे राइट देखना पड़ता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कैमरा सामने है, अगर मैं सामने देखूंगा तो तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, बट टीवी राइट साइड में लगा है, इसलिए तुम्हें देखने के लिए मुझे राइट देखना पड़ रहा है। तो हो सकता है मैं बार बार राइट देखता रहूं क्योंकि मुझे तुम्हें देखना है। तो तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी है, जो हम पढ़ रहे हैं वो तुम समझने की कोशिश करना। और मैं बीच बीच में कैमरा भी देखता रहूंगा, हालांकि मेरे आगे भी बच्चे बैठे हैं, तो इनसे भी जब हम बात करेंगे तो तुम्हें लगेगा कि तुमसे ही बात हो रही। ठीक। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात की थी, जिसमें मोलारिटी और मोलालिटी और मुझे लगता है मोल फ्रैक्शन भी डिस्कस कर लिया। ऐसे ही हुआ ना? अच्छा, तो काम की बात क्या थी? काम की बात यह है कि जो मोलारिटी है उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, जो मोलालिटी है उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा, और जो मोल फ्रैक्शन है उसको एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा। क्योंकि मेन पोर्शन जो हमने डिस्कस किया है वो यही है कि अगर आपको मोलारिटी गिवन हो तो आप उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, मोलालिटी गिवन हो तो उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, और मोल फ्रैक्शन को ब्रेक कैसे करते हैं। याद है मोल फ्रैक्शन को ब्रेक करना? अगर मोल फ्रैक्शन 2/9 है तो 2/2+7 लिख देंगे, और 2/2+7 लिखते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा कि 2 मोल ऊपर वाले के हैं और 7 मोल दूसरे वाले के हैं। तो आपको दोनों लोगों के मोल पता चल जाएंगे, लेकिन वो मोल तुम्हारे सोल्यूशन के होंगे। बात समझना, सोल्यूशन तुम्हारा है, जो कैलकुलेशन तुम कर रहे हो तुम अपने सोल्यूशंस के लिए कर रहे हो, आंसर उसके साथ भी मैच करेगा, क्योंकि वही पुरानी बात, निकले एक ही टंकी से हैं। हम इस बारे में बात कर चुके हैं, एक ही टंकी से निकल के आने वाले सोल्यूशंस के अमाउंट को कम ज्यादा करने से उनकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इतना फर्क पड़ सकता है कि चीनी कम हो गई, पानी कम हो गया, चीनी ज्यादा हो गई, पानी ज्यादा हो गई, बट द कॉन्सेंट्रेशन टर्म रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है ना? इस चीज का फायदा उठाया जाता है, और उसको फायदा उठाने के लिए आपको एक लाइन लिखनी आनी चाहिए कि अगर आपको मोलारिटी गिवन हो तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर मोलालिटी गिवन हो तो आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, मोल फ्रैक्शन गिवन हो तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे। किसकी? बोले। जैसे एक एग्जाम्पल से इस बात को शुरू कर लेते हैं, जल्दी से सोच के बताना। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 11/6 मोलर aqueous urea solution, find out its molality and mole fraction of urea. Density of the solution is 1.1 gram per ml. नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल या इस तरह के सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के पेपर में तो मैंने एक एक पेपर के अंदर 3-3 सवाल इस तरह के आते हुए देखे, और इस बार जेई के मेंस के लेवल पर भी देखा जाए तो बहुत सारे सवाल जो हैं इस पर पूछे जाते हैं, बहुत सारे सवाल। तो सब लोग इसको समझने की कोशिश करो, बड़ा सीधा, इसमें तुम अपने आप समझना, जरा अकल लगा के देखना। हमारे पास जो मोलारिटी दे रखी है वो 11/6। अब आप सबसे पहले ये बताइए, क्या ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म का सवाल है, क्या ये इंटर कन्वर्जन का सवाल? क्या यहां पर किसी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को किसी दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना है?
तो इसका मतलब कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन होगा और उसको कोई दूसरे कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप चेक करिए इसमें कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है और कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमें निकालने हैं। क्या मोलारिटी गिवन है, कैपिटल एम वाज मोलारिटी, यानी मोलारिटी गिवन है। चलिए अब निकालना क्या है, एक तो मोलारिटी और एक मोल फ्रैक्शन, यानी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को आपको कन्वर्ट करना है मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म। तरीका क्या था, अगर ये इंटर कन्वर्जन का सवाल है तो सबसे पहला आपका कर्तव्य बनता है कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है आप उसको वो अंग्रेजी में एक लाइन में लिख दीजिए। देखो सी बड़ा क्लियर है। क्या तुम्हें यहां पर ये दिखाई देता है कि उस आदमी ने जिसने ये सवाल बनाया है वो क्या सोल्यूशन लेके आया? हाँ सर, ये तो पता है कि सोल्यूशन एक्वस यूरिया का है, यानी सर ये भी दिखता है कि उसमें यूरिया सोल्यूट है और एक्वस मतलब पानी हमारा सॉल्वेंट, ये दिखता है। लेकिन कितनी यूरिया है सर ये नहीं दिखता, कितना पानी है ये भी नहीं दिखता। अरे जब तुम्हें यही नहीं पता यूरिया कितना है पानी कितना है तो मोलालिटी कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? हाँ सर बात तो सही है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों के मोल चाहिए, मोलालिटी निकालने के लिए भी दोनों आदमियों का अमाउंट चाहिए। सर आपने तो कुछ भी नहीं बताया। एक काम कर सकते हैं, अपना एक सोल्यूशन डिफाइन कर लीजिए, आपने सोल्यूशन का आंसर निकाल लीजिए और वही आंसर उसके लिए बोल दीजिए। क्यों? एक ही टंकी से निकले, एक ही टंकी से निकल के आने वालों के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सिमिलर। बात समझ रहे हो? तो मुझे ये तो दिखाई देता है कि सर आपके पास एक टंकी है, उस टंकी की मोलारिटी 11/6 है, लेकिन आपने उसमें से क्या लिया वो तो आप दिखा नहीं रहे, वो तो आप छुपा के बैठे हैं। अगर आपने वो छुपा रखा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना पानी है और कितना यूरिया? जुगाड़ क्या बताया गया था, जैसे ही आपको ये समझ में आ जाए कि आपके पास एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, आप सबसे पहले उस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करिए। और मैं फिर यही बोलूंगा, अगर ये लिखना सीख गए तो सारी टेंशन कम से कम इस टॉपिक की खत्म है, जो सबसे ज्यादा जेईई मेंस, एडवांस और नीट लेवल पर पूछे जाते हैं। यानी सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए, 11/6 मोल्स ऑफ यूरिया दैट इज सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ml। मोलारिटी है तो सोल्यूशन का वॉल्यूम आता है 1000 ml सोल्यूशन। चलिए ये क्लियर हो गया। अब ये बताइए, ये देखिए ये तो अब आपका सोल्यूशन है। क्या 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 उसने बताया कि यूरिया 11/6 मोल होंगे? नहीं, ये तो आपने डिफाइन किया है। सर उसको छोड़िए, हम अपना सोल्यूशन डिफाइन करेंगे जो उसी टंकी से आया है जिस टंकी से आप आए। ठीक है, तो आपने अपना एक सोल्यूशन डिफाइन किया जिसमें यूरिया के 11/6 मोल, एक टेंशन खत्म हो गई। कहीं पर भी यूरिया के मोल चाहिए तो ये रख देंगे, ठीक। और ये आपने अपना वॉल्यूम डिफाइन कर दिया सोल्यूशन का 1000 ml। अब ये बताइए, इस 1000 ml को और इस डेंसिटी को यूज करके आप इस सोल्यूशन का मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से मास आ जाए, उसके मास में से अगर सोल्यूट का मास माइनस कर दें, यहां से सोल्यूट का मास आ जाएगा तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। यानी अब आपको सब कुछ पता चल गया, सोल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, सोल्यूशन का मास, सबके मोल जो निकालना है आप निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो या मोलालिटी निकालना हो, सपोज मोलालिटी निकालना हो तो क्या करेंगे, मोलालिटी निकालने के लिए सबसे पहले मोल्स ऑफ यूरिया चाहिए होंगे, जो कि हमने पहले ही डिफाइन कर दिए 11/6 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज पानी चाहिए होगा हमें, जो हम निकाल सकते हैं। अब आप देख लीजिए मोलालिटी निकालते वक्त एक तो यूरिया के मोल चाहिए जो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया 11/6, और दूसरा मुझे चाहिए सॉल्वेंट का वेट। वो कहां से निकल के आए, वो सोल्यूशन के वेट में से सोल्यूट का वेट माइनस करना, खत्म हो गया। यानी सबसे पहले क्या करना चाहिए, वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूशन कितना होगा, 1000 ml इंटू 1.1 ग्राम पर ml। ml से ml कैंसिल होगा, ये 1100 ग्राम आ जाएगा। ठीक कर रहे हैं ना, 1100 ग्राम। और इस 1100 ग्राम में सोल्यूट का मास माइनस कर देते हैं। चलिए वेट ऑफ सोल्यूट ले लेते हैं। सोल्यूट कौन सा है मेरा, यूरिया। क्या यूरिया के मोल्स को देखकर वेट आ जाता है? सर मोल्स के बाद वेट निकालना तो सीखा है, क्योंकि यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 होता। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट 60 है। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम आता है। ठीक है, यानी यहां से किसका वेट आ गया, सोल्यूट का। ये किसका वेट है, सोल्यूशन का। तो दोनों को माइनस कर दे तो वेट ऑफ पानी भी आ जाएगा। वेट ऑफ पानी आ गया 1100 में से आपने 110 माइनस कर दिया, 990 ग्राम आपका पानी आ गया। अब बताइए क्या क्या करना है। पानी पता है, यूरिया पता है, जो कहेंगे हम सब निकाल देंगे। अब आपको जिसका मोल फ्रैक्शन, जो आपको मोलालिटी शोलालिटी जो निकालनी है वो सब निकाला जा सकता है। सबसे पहले मोलालिटी निकाल लेते हैं। कितनी आएगी मोलालिटी, मोल्स ऑफ यूरिया कितनी है, 11/6। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 990 इन केजी में है ना, तो 990 नीचे और 1000 नीचे आ गया। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 50/27 मोलल निकल के आए।
एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर, सर मोल फ्रैक्शन भी निकाल के दिखा दीजिए। चलिए मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। यूरिया का अगर आप मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा? मोल्स ऑफ यूरिया 11/6 डिवाइडेड बाय 11/6 प्लस पानी के मोल्स कितने? 990/18। क्लियर है? इसको सॉल्व करिए, ये 1/31 आ जाए। सब लोग आराम से समझ के देखें। मैंने ये इसलिए कर दिया ताकि तुम्हें लगे कि ये इतना मुश्किल है नहीं, मैंने इसलिए खुद करके दिखाया तुम्हें। बट मैं तो तुम और इस ये जितने तुमने सवाल किया यहां पर, इसके हर सवाल को करने के फॉर्मूले होते हैं। हर सवाल को करने का एक फॉर्मूला बनाया गया। ये दे रखा, ये दे रखा, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ये दे रखा, ये दे रखा, ये वाला फॉर्मूला। अरे कितने याद करके जाओगे भाई? याद करने का कम सामान है हमारे पास, ऑलरेडी इतना सब कुछ सामान याद करने का पड़ा हुआ है, इसलिए याद नहीं करना। मेन है सिर्फ ये लाइन। जिसको ये लाइन लिखनी आती, उसके लिए इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, इस टॉपिक में कुछ नहीं बचा, क्योंकि इस लाइन को लिखते ही आपकी आधी प्रॉब्लम तो पहली लाइन से ही सॉल्व हो जाती है। मोल वोल तो वहीं खत्म हो गए, और उसके बाद कहीं डेंसिटी वेंसिटी से गुणा भाग करके अपना निपटा दीजिए, खत्म, कुछ करना ही नहीं होता। ये लाइन लिखनी इंपॉर्टेंट, यानी मोलारिटी को लिखना आना चाहिए, मोलालिटी को लिखना आना चाहिए, मोल फ्रैक्शन को लिखना आना चाहिए, और फिर अभी बचे हुए जो एक दो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको भी लिखना सीख लेंगे। एक बार लिखना आ गया तो झंझट खत्म। शुभ आज कैसे? आज ऑनलाइन क्लास में नहीं आया क्या शुभ? सर वो एक्चुअली तब बारिश बहुत हो रही थी इसलिए। क्या? हाँ। तुम कहां से हो, किस सेंटर से हो बेटा? सर आगरा सेंटर। आगरा से, अच्छा। तो आगरा वालों ने तुम्हारी सीट तो आगे खाली छोड़ रखी है, देख लो, आगे बैठे नहीं वो। क्या गुंडागर्दी है? नैतिक समझ में आया बेटा? यस सर। सब लोग इसको अपने हिसाब से समझो, मतलब ये सवाल पर्पस नहीं है करना। मैं तुम्हें ये भी दिखाऊंगा कि जेई में आईआईटी के एडवांस लेवल की अगर मैं बात करता हूं तो वो इस तरह के सवालों में जरा सा ट्विस्ट क्या मारता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। मैं तुम्हें फॉर्मूला वगैरह भी कहोगे तो सब दे दूंगा तुम्हें, लेकिन वो अननेसेसरी बेवकूफ बनाने का फॉर्मूला है। आपको बिल्कुल किसी फॉर्मूले में नहीं फंसना चाहिए। आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए कि भाई साहब ये बताइए आपने क्या ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म इंटर कन्वर्जन का सवाल दिया है, तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है उसको लिख दीजिए, बस खत्म। जहां आप लिखेंगे आपका खेल खत्म हो जाएगा, आपको वहीं समझ में आ जाएगा कि करना क्या। ठीक है, सबको समझ में आ गया? अगर इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। उल्टा कर लो, सवाल को उल्टा कर लेते हैं। ये दे रखा है, ये निकालिए। कुछ भी खेलते रहिए आप, खेलते रहिए, कुछ भी खिलवा दीजिए, सिर्फ लिखना आना चाहिए। ये दे रखा है, ये निकालना है। ये मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ये निकालना है। कुछ भी इंटर कन्वर्ट करवा लीजिए सर, मुझे हर चीज को मेंशन लिखना आता है, बस खत्म। वैभव क्लियर है? यस सर। और जल्दी जल्दी लिखो बे, ये साथ में लिख लिया करो ना। अच्छा आप लिख रहे हो, नहीं तो हम बैठ जाते हैं, कुछ चाय पानी मंगवा लेते हैं आराम से। अभी तो जल्दी जल्दी करो, ऐसे तो बैठे रह जाएंगे। हाँ अपने आप करा करो, साथ में कर लिया करो, खटखट ऐसे। तो एक एक ऐसे ही और एक सवाल बनाते हैं, थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं। एटीन मोलर, आंसर वैसे तुम्हें याद आ जाएगा। 18 मोलर H2SO4 solution which is 500 molal also। मोलल ऑल्सो, बताओ क्या पूछेंगे हम? मोल फ्रैक्शन। अकल लगाओ थोड़ी सी। क्या क्या दे दिया मैंने? पहले कौन सा कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन? मोलारिटी। मोलारिटी इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इंक्लूड्स वॉल्यूम, ठीक, एंड मोलालिटी इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म विच इंक्लूड्स ओनली मास। तो डेंसिटी तो बची, यानी अब आपसे डेंसिटी पूछ लेगा। फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब वैसे तुम करके देखो, अकल लगाओ, थोड़ा सा तुम्हें समझ में आएगा कि, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सोचो कि भाई इस सवाल को करें कैसे। हमने ये वाला सवाल सबसे पहले किया हुआ है, तब तुम्हें डेंसिटी मैंने दी थी 1.8 ग्राम पर ml और इसका आंसर 500 आया। तुम देखो 18 मोलर सोल्यूशन कोई था, कोई सवाल इस तरह का 18 है ना। उस सवाल में मोलारिटी कितनी थी? 18। 1.8। डेंसिटी क्या थी? 1 पॉइंट, और आंसर क्या पूछा था? 500।
ठीक, तो इस बार मैंने 500 भी दे दिया, 18 भी दे दिया, सिर्फ 1.8 बचा। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि हम जिस तरह से हमने वो सवाल सॉल्व किया था बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, डी मानकर, लेट द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन बी डी, डी 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 करते चले जाएंगे, लास्ट में मोलालिटी निकालेंगे और उसको 500 से इक्वेट कर देंगे, आगे आंसर। एक तरीका। और मेरी बात समझ रहे हो? तुम ये मत सोचो कि डेंसिटी इज अननोन, सपोज डेंसिटी इज डी, डी इज नोन, डी, अब डी 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 के टर्म्स में पूरा सवाल सॉल्व कर लो। तुम कह दो भाई आगे मेरी मोलालिटी, वो कहेगा कैसी बातें कर रहे हो, मोलालिटी तो 500 दे रखी, तो 500 से इक्वेट करके डी निकाल लेना। उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा क्या है, मोलारिटी को कैलकुलेट करते हैं डी के टर्म्स में विद द हेल्प ऑफ 500 और तब उसको 18 से इक्वेट कर देंगे तो भी डी निकल आएगा। ये भी एक तरीका है। एक और भी तरीका जो ज्यादा अकलमंदी का है, हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी ये दो तरीकों की बात कर रहे हैं। पहला जो तरीका निकल के आ रहा है, इसमें हम ये ले लेते हैं कि हम मोलारिटी को बेस बना लेते हैं और डी के टर्म्स में मोलालिटी कैलकुलेट करते हैं, यानी लेट द डेंसिटी, ये हमारा पहला मेथड ले लेते हैं इसको, मेथड 1, लेट द डेंसिटी अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं ऑफ सॉल्यूशन इज डी ग्राम पर ml मान लेते हैं। चलिए अब आप ये मान लीजिए डी आपको दे रखा है, बस अब आप जो भी कुछ करेंगे वो डी के टर्म्स में करेंगे। अब बताइए जरा, अगर मैं मोलारिटी को बेस बनाऊं, क्या मतलब हुआ, 18 मोलर, क्या कैसे लिखेंगे इसको, 18 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1000 ml सॉल्यूशन, मोलारिटी है ना, तो सॉल्यूशन आए। ठीक, अच्छा अब आप देख लीजिए, तुम अब फोकस करोगे, मोलारिटी को तुमने बेस बनाया, अब तुम फोकस करोगे मोलालिटी निकालने में। मोलालिटी के लिए क्या क्या चाहिए, ऊपर क्या चाहिए मोलालिटी के लिए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो सर हो गया सर, वो तो एक काम तो खत्म हो गया। नीचे चाहिए पानी का वेट, सॉल्वेंट का वेट। सर वो सॉल्वेंट का वेट समझ में नहीं आ रहा, ये तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, ये डेंसिटी, इनको मल्टीप्लाई कर दे तो मास किसका, सॉल्यूशन, उसमें से सॉल्यूट माइनस कर दे तो सॉल्वेंट का। अभी तो क्या था ये वाला सवाल, सॉल्यूशन के मास में से अगर सॉल्यूट का मास माइनस कर दें तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ डी के टर्म्स में चल रहा है, क्योंकि ये डी अननोन। भाई जब तुम सॉल्यूशन का मास निकालोगे तो 1000 इंटू डी तो करोगे, वो तो डी तो अननोन ही है, चलने दो सब डी के टर्म्स में चलने दो। आ गई मोलालिटी डी के टर्म्स में, वो कहेगा क्या निकाल रहे हो यार, मोलालिटी तो 500 है। हम कहेंगे अच्छा 500 है, 500 से इक्वेट कर देंगे, अननोन क्या है, डी, सॉल्व हो, समझ रहे हो, यानी डी के टर्म्स में ही खेल लेते हैं। तो सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 1000 ml इंटू 1 नहीं, डेंसिटी तो डी थी, डी ग्राम पर ml, यानी हमने इसको डी ग्राम पर ml ले लिया, डी ग्राम पर ml, ml से ml कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका 1000 डी ग्राम, ये आपका मास आ गया। चलिए ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्यूट और ले लेते हैं, मास ऑफ, हाँ बिल्कुल, मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 18 मोल्स इंटू 98, दैट इज 1764 ग्राम, ये आपका मास ऑफ सॉल्यूट आ गया। तो हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1000 डी विच इज द मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस 1764 विच इज द मास ऑफ सॉल्यूट। सो अल्टीमेटली ये हमारा आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट, इतना हमें चाहिए था। अब आप बताइए क्या करना है, अरे मोलालिटी निकालनी है, चलिए मोलालिटी निकाल लेते हैं। क्या है फॉर्मूला, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कहीं है मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 18, तो सर एक काम तो खत्म हो गया आपका 18, नीचे आएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, अरे सर ये और आ गया, ये आ गया आपका 1000 डी माइनस 1764 बाय 1000, ये ग्राम है ना, हमें किलोग्राम में चाहिए, तो नीचे 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर चला जाएगा। चलिए सर ये आपकी आ गई मोलालिटी, खत्म। वो कह रहा क्या निकाल रहे हो यार, हमने कहा मोलालिटी निकाल रहे हैं, अजीब आदमी हो, मोलालिटी तो दे रखी, हमने कहा दे रखी तो लो इक्वेट कर देते हैं, ये इक्वेट क्या नोन है इस पूरे खेल में, डी, ये डी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.8 ही आएगा। हालांकि तकलीफ तो हो रही है सर, कैलकुलेट करने में तकलीफ तो हो रही है सर, क्योंकि ये इतना आसान कैलकुलेशन तो नहीं, हालांकि देखने में लग रहा है जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बट कैलकुलेशन तो है सर यहाँ। अब हमें लगता है कि सर एक दूसरा वाला जो मेथड एक बार वो भी देख लेते हैं, कि मोलालिटी को बेस बनाया जाए और डी के टर्म्स में मोलारिटी निकाली जाए और उसको 18 से इक्वेट किया जाए। अभी हम क्या कर रहे थे, 18 को बेस बनाया, डी के टर्म्स में मोलालिटी निकाली और उसको 500 से इक्वेट किया। अब हम 500 को बेस बनाएंगे, डी को यूज करके मोलारिटी निकालेंगे और उसको 18 से इक्वेट कर देंगे।
हो सकता है वो ज्यादा आसान। हम तो सब प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं, क्या चीज ज्यादा आसान होगी फिर बाद में डिसाइड कर लेंगे। तो यानी एक तरीका ये हुआ, मोलारिटी को कॉन्सेंट्रेशन बेस बनाकर डी के टर्म्स में मैंने मोलालिटी निकाली और उसको 500 से इक्वेट कर दिया। सब लोगों के समझ में आया? नैतिक क्लियर है ये? यस सर। लवली समझ में आया बेटा? अरे लवली भाग गई क्या? है तो लवली। हाँ कोमल। यस सर। अच्छा, अब दूसरा मेथड क्या सोच सकते हैं? दूसरा मेथड सोच रहे हैं कि अब मैं मोलालिटी को बेस बना लेता हूं और मोलालिटी को बेस बनाकर डी के टर्म्स में मोलारिटी निकालता हूं और उसको 18 से इक्वेट करता हूं। ये दूसरा हो सकता है, ये आसान लगता है। अभी आंसर तो आ गया, लेकिन अब दूसरा भी एक तरीका कर लेते हैं, हो सकता है वो बेटर हो और वही बेटर होता है। इसमें और उसमें तो वो बेटर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। उसमें कैलकुलेशन कम आएगी, तुम देखना। मैं तुम्हें यहां पर एक फॉर्मूला बताऊं, क्या होता है किताबों में फॉर्मूला जो दिया जाता है, मोलालिटी और मोलारिटी को लिंक करने का एक फॉर्मूला बनाया गया और ये फॉर्मूला यही, मोलालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1000, मोलारिटी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। अब आप समझिए, ये है फॉर्मूला। अरे कौन इतना बड़ा फॉर्मूला याद करेगा भाई? ये तो हम, यानी ये फॉर्मूला किस लिए यूज किया गया है? अगर डेंसिटी और मोलारिटी गिवन हो तो आप यहां पुट करके मोलारिटी निकाल सकते हैं। यानी हम तो मोलारिटी को लिखना जानते ही हैं, तो हम मोलारिटी को एक लाइन में लिखेंगे, हमें फॉर्मूला हाँ तो क्या ये फॉर्मूला देखिए, यही तो बनाया हमने कौन सा नया फॉर्मूला बनाया? यही देखिए, मोलारिटी इंटू 1000, मोलारिटी 1000 अपॉन 1000 इंटू डी माइनस 7, व्हाट इज 1764? 1764 इज मोलारिटी इंटू 98, दिस इज मोलारिटी इंटू 1764 सेम। तो ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो भूल भी सकते हैं ना। अच्छा, इसमें और एक कमी ये है, ये जो डी है ना, ये डी डेंसिटी ऑफ किसकी? सॉल्यूशन। अब बच्चे पढ़े लिखे नहीं होते, आईआईटी वाला इस चीज का फायदा उठा लेता है, या अच्छे एग्जाम वाला इस चीज का फायदा उठाता। मैं अभी सवाल दिखाता हूं तुम्हें। जिन बच्चों को ये पता है कि ये डी सॉल्यूशन की डेंसिटी, और उनको सिर्फ ये फॉर्मूला याद है, उनको ये सब तरीका नहीं आता, वो सवाल नहीं कर पाएंगे जो जेईई में अभी एडवांस लेवल पर कुछ साल पहले पूछा भी गया। मैं तुम्हें वो सवाल भी लाके दिखाता हूं, ठीक? इसलिए सब लोग इस चीज को समझे, हमें ये फॉर्मूले याद करने का इतना पर्पस नहीं है हमारा। मेन काम क्या है कि आपको सिर्फ ये समझना है कि भाई कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्लेन कैसे किया जाता है। एक बार आप एक्सप्लेन करेंगे, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा बहुत डीवी के साथ खेलिए, अपना आंसर आ जाए। अब इसी का दूसरा टाइप का मेथड, दूसरा मेथड क्या लगा सकते हैं? दूसरा मेथड जो आप लगा सकते हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इस बार आप जो है बेस किसको बनाएंगे? मोलालिटी। तो चलिए मोलालिटी को बेस बना लेते हैं। सेकेंड मेथड ले लेते हैं, मोलालिटी को बेस बना लेते हैं। यानी इस बार मोलालिटी को बेस बनाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 500 मोलल। कैसे एक्सप्लेन करेंगे इस बार? 500 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1000 ग्राम। अरे ये सोल्यूशन और सॉल्वेंट का ही तो पूरा खेल है कि नहीं? ये तो मानते हो ना? अगर यही गलत बोलेंगे तो कैसे आंसर निकलेगा? तो इसको बिल्कुल याद रखना है हमें। इसका मतलब ये हुआ कि 500 मोल्स ऑफ H2SO4 इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। चलिए ठीक है, अब मान लेते हैं लेट द डेंसिटी, जो भी हमारा सोल्यूशन है, इज डी ग्राम पर ml। ये हमारी सोल्यूशन की डेंसिटी, ठीक? अब आप डी के टर्म्स में मोलालिटी को यूज करके मोलारिटी निकाल लीजिए और उसको गिवन मोलारिटी की वैल्यू से इक्वेट कर दीजिए। बताइए, अब ये बताओ मोलारिटी के लिए क्या क्या चाहिए? मोलारिटी ऊपर क्या चाहिए? मोल्स। क्या वो दिख रहा है आप? एक काम तो खत्म हो गई सर, 500, एक काम खत्म हो गया। नीचे क्या चाहिए सर? वॉल्यूम चाहिए। किसका सर? सोल्यूशन का। अब वो सोल्यूशन के वॉल्यूम तक कैसे पहुंचे? ये क्या है भाई? ये तो सॉल्वेंट का मास। यहां से क्या आ जाएगा? सोल्यूट का मास। अगर दोनों जोड़ दें और डेंसिटी से डिवाइड कर दें, वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम ही चाहिए, हो गया हमारा काम। लेकिन सारा आंसर किसके टर्म्स में? डी के टर्म्स। वो कह रहा है क्या निकाल लो? 18 इक्वेट कर दें, डी आ जाएगा। वो इस बार कैलकुलेशन तुम्हें इजी लगेगी। यानी करना क्या चाहिए? सबसे पहले ले लेते हैं मास ऑफ सल्यूट। मास ऑफ सल्यूट कितना आ जाएगा? 500 इंटू 98, यह आ जाएगा 49,000 ग्राम्स। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1000 ग्राम, वो तो हमने पहले ही ले रखा है। अगर दोनों को जोड़ दें तो किसका मास आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया जोड़ने से 50,000 ग्राम्स। दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डी ग्राम पर ml, एंड दैट इज 50,000
डिवाइडेड बाय डी ml, ये हमारा वॉल्यूम है। अब आप मोलारिटी के अंदर फॉर्मूले पुट कर दी, खत्म हो गया, मोलारिटी निकाल लेते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सल्यूट कहीं है 500, एक काम खत्म हुआ, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये मिलीलीटर, यानी 50,000 डिवाइडेड बाय डी, और 1000 से डिवाइड करेंगे वो 1000 ऊपर चला जाएगा इनटू 1000। हमने कहा भाई साहब हमारी ये है मोलारिटी, दिस इज माय मोलारिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, हमारी ये मोलारिटी। कह रहा ये सब क्या कर रहे हो, मोलारिटी तो दे रखी है 18, हमने कहा अगर 18 दे रखी है तो लो 18, ये 18 क्या नोन डी, और इस बार डी सॉल्व करना आसान है, देखो सारे जीरो तो ऐसे ही निपट जाएंगे, और डी अपना बस दाएं बाएं करती है, 18 खट से सॉल्व करो 1.8, फटाक से 1. यानी इस मेथड से डी निकालना रिलेटिवली पहले वाले मेथड से आसान है, तो करना सेम ही है बट कैलकुलेशन को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। इसलिए मेरा सजेशन, अगर आप इन दोनों में से कोई मेथड फॉलो कर रहे हैं तो बेटर है कि आप मास वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बेस बनाइए और वॉल्यूम वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म डी के टर्म्स में निकालिए, ताकि कैलकुलेशन बच जाए। मोलालिटी इज द मास वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म, इसमें वॉल्यूम कहीं नहीं होता, तो मास वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बेस बनाकर वॉल्यूम वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म डी के टर्म्स में निकालिए और उसको गिवन वैल्यू से इक्वेट करिए, आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तरीके दोनों हैं, कोई इजी विजी क्या होता है यार, कौन सा वो वाला कौन सा बहुत बड़ा तो होता है यार, तो जो आदमी प्रैक्टिस में रहता है उसके लिए सब आसान है, बट फिर भी आपको हर तरह से समझ में आना चाहिए, इसमें कोई मेथड वेथड नहीं है यार, हमें तो एक लाइन लिखनी होती है, जैसा दिल करे वैसे कर लो, और कोई सोच के अलावा भी क्या सोच सकते हैं, देखते कौन सोचेगा। ये 2 मेथड होगा हमारे, इसके अलावा क्या सोच, और वो मुझे ज्यादा लॉजिकल मेथड लगता है, मतलब तीसरा ज्यादा समझदार। आप सर तीसरा कौन सा मेथड हो सकता है? सर एक बार मोलारिटी को बेस बनाया, मोलारिटी निकाली, डी के टर्म्स में इक्वेट कर दिया, अब एक बार मोलारिटी को बेस बनाया, डी के टर्म्स में मोलारिटी निकाली, इक्वेट कर दिया। अब तीसरा कौन सा मेथड आ सकता है? तीसरा आ सकता है दोनों साथ साथ चलाओ, दोनों साथ साथ चलाओ, अकल लगाओ जरा, देखते कौन सा मास बाय वॉल्यूम, करो करो करो, मास बाय वॉल्यूम, दोनों को साथ चलाना है, यानी मोलारिटी वाला टर्म जो है वो वॉल्यूम की तरफ लेके जाता है, और मास वाला टर्म मोलालिटी वाला मास की तरफ लेके जाता है, और मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होती है। तो यानी इन दोनों को अगर इन दोनों मेथड्स में क्या है, इनमें एक को चलाया और दूसरे से इक्वेट कर दिया है, ठीक, या फिर इसको चलाया इससे इक्वेट कर दिया, वो कह रहा दोनों से चलो ऐसे, और दोनों से ऐसे ऐसे करके डेंस ऐसे, ये सोचो जरा कैसे करें। नहीं, हाँ कोई भी एक मेथड, और मेथड क्या है तो सब जो तुम्हारा दिल करे वैसे बताओ। तीसरे मेथड क्या हो सकता है, कैसे करें सोचो। सर मास बाय वॉल्यूम से हो सकता है ना, करके देखो ध्यान से। हाँ क्या कह रहे हो भाई, कौन बोल रहा है? आदित्य सर, मास बाय वॉल्यूम से हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, दिमाग लगाओ। मास किसका? सर मास मोलर का, मोलर जो दे रखा है हमें, उससे क्या निकलेगा? मास। अच्छा, ये वाला अच्छा है यार, एक थोड़ा सा ना इसको जल्दबाजी मत करो, थोड़ा सा समझदारी से बात करो। इसमें एक चीज का छोटा सा ट्विस्ट है, बस छोटा सा ट्विस्ट। इसमें जनरली बच्चे क्या कहते हैं, सर मोलालिटी वाले टर्म से मास निकाल लीजिएगा सोल्यूशन का, और मोलारिटी वाले टर्म से सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। अब तुम कैसे निकालोगे बताओ, ये जरा सोचो। तुम पहला ये वाला जो डिफाइन करा है तुमने मोलालिटी वाला, इसमें तुम्हारे सोल्यूशन का मास कितना है बताओ? सोल्यूशन का मास है 50,000, है ना? और मोलारिटी वाला जो तुमने एक्सप्लेनेशन किया था 18 मोलर, उसमें वॉल्यूम कितना था सोल्यूशन का? 1000 ml। तो ये मास हो गया, 1000 ml वॉल्यूम हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, डेंसिटी आ जाएगी। तो अजीब सी आ रही कुछ और, 50,000 डिवाइडेड बाय 1000, ये तो हमारा तो 1.8 आंसर। गड़बड़ हो रहा है, बताओ क्या गड़बड़ हो रही है? बहुत छोटी सी बात सर दोनों में मोल, इसमें डेंसिटी निकाल के दोनों में डेंसिटी निकाल मोल्स अलग होंगे, मोल्स। हाँ कोई ये बोल रहा है दोनों में मोल्स के बारे में, कौन? मोनित बोल रहा है? इसमें दोनों की डेंसिटी निकाल के इक्वल रखते ना सर, मोलर से सर उसकी डेंसिटी। नहीं, दोनों को साथ चलाने के लिए कह रहा हूं मैं। मोनित एक चीज बोल रहा है वो जो समझ में आ रही है, तुम लोग पता नहीं समझ रहे हो कि नहीं बात को। मोनित कह रहा है सर आपकी बात सही है, पैरिटी वाले से वॉल्यूम लाइए, मोलालिटी वाले से मास लाइए, बिल्कुल सही है सर, लेकिन ये तो देख लीजिए सोल्यूशन सेम है कि नहीं। सोल्यूशन तो एक जैसा रखिए ना भाई। ये बताओ डेंसिटी किसे कहते हैं? मेरे मास को मेरे वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तब मेरी डेंसिटी आएगी ना।
मास मेरा, वॉल्यूम तुम्हारा, डेंसिटी किसकी। बात समझ रहे हो सर कैसी बातें कर रहे हैं। सोल्यूशन तो दोनों सेम है, मैं बताता हूं सेम नहीं है। देखो क्यों, अभी उसमें अंतर तुम्हें समझ में आ जाएगा। मोनित बिल्कुल सही पकड़ रहा है बात को, ये नोट कर लिया था ना। तो इसमें ये एक बात समझना, मोलारिटी को भी साथ चलाते हैं और मोलालिटी को भी साथ चलाते हैं, तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा अंतर क्या है। इसको कैसे लिखेंगे, 18 मोल्स, अब सल्यूट के हैं, अंडरस्टूड, 18 मोल्स इन 1000 ml, ये सोल्यूशन हो, ठीक। अच्छा इसको कैसे लिखते हैं, 500 मोल्स, ये सल्यूट के हैं, इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। अच्छा चलिए ठीक है, इन दोनों बातों को, इन दोनों को लिंक करेंगे तो मास 50,000 ग्राम आ जाएगा कि नहीं, किसका, सॉल्यूशन का, ठीक। यानी यहां से ये किसका वॉल्यूम है, ये किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का, और ये मास किसका है, सॉल्यूशन का। सर मास सॉल्यूशन का आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो डेंसिटी कैसे निकलती है, मास बाई वॉल्यूम। सर मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो अजीब सा आंसर आ रहा है। इसलिए अजीब सा आ रहा है क्योंकि मास उस सॉल्यूशन का है जिसमें सल्यूट 500 मोल्स, और वॉल्यूम उस सॉल्यूशन का है जिसमें सल्यूट 18 मोल। अरे तो सॉल्यूशन तो एक जैसे बनाओ ना, ये समझ लो बात को भाई। सॉल्यूशन एक, ये वाला जो सॉल्यूशन है, ये बड़ा वाला ज्यादा सॉल्यूशन, निकले एक ही टंकी से हैं, ये मना नहीं कर रहा हूं मैं, निकले तो सेम टंकी से हैं, लेकिन ये टंकी बाल्टी निकाली है, वो ढक्कन निकाला है। सब जो बात को, दोनों में अंतर समझ में आ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात नहीं कर रहा मैं, तो ये कह रहा हूं इन दोनों सॉल्यूशंस जो आपने एक ही टंकी से निकाले, इन दोनों के अमाउंट में अंतर। और डेंसिटी सिर्फ तब निकल के आती है जब अमाउंट और मास या वॉल्यूम वो एक ही चीज का हो। बाल्टी का मास चाहिए, बाल्टी का वॉल्यूम चाहिए, तो बाल्टी की डेंसिटी आएगी। बाल्टी के मास को ढक्कन के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो डेंसिटी थोड़ा ना निकल के आएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, या ढक्कन के मास को ढक्कन के वॉल्यूम से डिवाइड करिए, सर डेंसिटी आएगी। आप दोनों तरफ डेंसिटी निकालिए, 1.8 आएगी। आपको जो कॉमन बनाना है कॉमन बना लीजिए, या तो बाल्टी का मास, बाल्टी का वॉल्यूम कॉमन बनाइए, या ढक्कन का मास और ढक्कन के वॉल्यूम को कॉमन बनाइए, और दोनों जगहों से आंसर निकालिए, डेंसिटी 1.8 ही निकल के। तो और उसके लिए करेंगे क्या, यूनिटरी मेथड लगा लेते हैं। अगर 18 मोल है तो वॉल्यूम 1000 ml है, अगर 500 होते, आ गया वॉल्यूम। अब बन गया ये भी टंकी, ये भी बाल्टी बन गई, यानी यही ढक्कन बाल्टी बन जाएगा। अगर 18 की जगह इसको 500 कर दो, बन गया। यानी अब बाल्टी का वॉल्यूम आ गया, यहां से बाल्टी का मास आ गया, दोनों डिवाइड करो, डेंसिटी आ जाएगी। समझ रहे हो, यानी कर क्या रहे हैं कि ये तो 18 मोल्स के हैं सर, ये जो आपने सोल्यूशन लिया है उस सोल्यूशन में 18 मोल सोल्यूट के हैं, तब उसका वॉल्यूम 1000 ml है। और ये जो मास आप बता रहे हैं सोल्यूशन का, वो तब है जब आपके सोल्यूट 500 मोल है। तो एक काम करते हैं ना सर, आप 18 मोल अगर पड़े होते तो वॉल्यूम 1000 होता, तो अगर आप 1 मोल होते तो वॉल्यूम कितना होता, 1000/18 ml। और अगर कहीं हम आप भी 500 मोल होते तो 1000/18 into 500 ml, ये होता आपका वॉल्यूम। अब आप जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स हाउ मच सोल्यूट, 500, एंड दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स हाउ मच सोल्यूट, 500. नाउ द बोथ द सॉल्यूशंस आर सिमिलर। अब आप मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर सकते हैं और उससे डेंसिटी आ जाएगी। नाउ द डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 50,000 ग्राम divided by volume of solution that is 1000 into 500 upon 18 ml. आप इसको सॉल्व करिए, it will be 1.8 ग्राम पर। और ये उन तीनों में सबसे अच्छा मेथड हो गया। किसको, इसको नहीं, ये ऐसे ले लेते ना, तुझे पिक्चर से समझाते हैं। ये ढक्कन है, ठीक, और ये आपका बाल्टी। इस ढक्कन में सल्यूट कितना है, 18 मोल, और इस बाल्टी में सल्यूट कितना है, 500 मोल। अब ये बताइए 500, अब आप ये बताइए इसके मास को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो क्या डेंसिटी आ जाएगी। डेंसिटी किसे कहते हैं, मेरे मास को मेरे वॉल्यूम से डिवाइड करिए, तो या तो आप इसके मास को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करिए, डेंसिटी आ जाएगी, या इसके मास को इसके वॉल्यूम से डिवाइड करिए, डेंसिटी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब ये बताइए 18 मोल्स अगर आपके सल्यूट, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml, ठीक। तो अगर आप ही के बर्तन में, या आपका बर्तन ऐसा होता जिसमें 18 की जगह 500 मोल सल्यूट होता, तो आपका वॉल्यूम क्या होता। तो उसने कहा ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। 18 मोल है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है। अगर 1 मोल होता तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000/18 होता। अगर 500 मोल्स होते तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000/18 into 500 होता। नाउ दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 500 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी इस बार यही ढक्कन अब आपने बड़ा ग्लास बना लिया, बड़ी बाल्टी बना ली।
नाउ दिस इज अगेन 500 मोल्स, लेकिन द वॉल्यूम इज दिस मच, दिस इज द, समझ रहे हो ना मेरी बात को? यानी आपके पास एक ढक्कन था, एक बाल्टी थी, आप ढक्कन का मास ले रहे थे, ढक्कन से वॉल्यूम निकाल रहे थे, और मास बाल्टी से निकाल रहे थे, और दोनों को डिवाइड कर रहे थे। तो गलत हो गया ना यार। ढक्कन के मास को ढक्कन से वॉल्यूम से डिवाइड करिए, डेंसिटी आएगी। बाल्टी के मास को बाल्टी के वॉल्यूम से डिवाइड करिए, डेंसिटी आ जाएगी। तो मैंने किया क्या, इस जगह से वॉल्यूम निकाला, कैसे? 18 मोल्स है, तब आपका वॉल्यूम 1000 ml। तो अगर आपके अंदर भी 500 मोल होते तो आपका वॉल्यूम क्या होता? उससे वॉल्यूम आ गया। यानी अब एक ऐसा सोल्यूशन तैयार हो गया जिसके अंदर सोल्यूट 500 मोल्स है और उसका वॉल्यूम ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर सोल्यूट 500 मोल्स है और उसका मास ये। अब ये दोनों सोल्यूशन सेम हो गए ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट दे आर कॉमन, नाउ द सॉल्यूशंस दे बोथ आर सेम, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी दे आर सेम। अब आप दोनों के मास को लाइए, वॉल्यूम को लाइए, डिवाइड करिए, टेस्ट मारा जाए। आप उसका उल्टा भी कर सकते हो। तो उल्टा कैसे करते? सर 500 मोल का अगर मास 50,000, तो अगर इसमें 18 मोल होते सिर्फ, तो इसका मास क्या होता? यहां से मास आ जाएगा, वॉल्यूम कितना है 1000 ml, वो भी 18। अब आप फिर निकालिए 1.8 है। इसको थोड़ा सा अपने आप समझ के देखो क्या करता है। मतलब इसमें जो जनरली बच्चे कंफ्यूजन में हैं या गलती करते हैं वो ये, या जो मैंने भी कभी की होंगी गलतियां जब मैं पढ़ता हूंगा, मुझे ऐसा लगता है ये वॉल्यूम आ गया, ये आपका मास आ गया, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ऐसे नहीं कर सकते ना यार। वॉल्यूम आ रहा है एक ढक्कन का और मास आ रहा है एक बाल्टी का। मास कुछ किसी और चीज का, वॉल्यूम किसी और चीज का, डेंसिटी नहीं आएगी, वो गलत है। इसलिए या तो आप ढक्कन को बाल्टी बनाइए या बाल्टी को ढक्कन बनाइए और तब दोनों को डिवाइड करिए, तब आपकी डेंसिटी निकल जाएगी। इसको ना, हाँ वही तो बोल रहे थे, ये हम करें, तुम नहीं कर सकते काम। वही तो कर, अरे तो ये तुमसे कह रहे ना करने की, सब हम ही करवाओ। करो इसको 18। 500 है तो मास 50,000 है, 500 है तो 50,000 है, एक होता तो 50,000 डिवाइडेड बाय 500 होता, और अगर 18 मोल रखने हो तो इतना होगा आपका मास। क्लियर है? ये उस सोल्यूशन का मास है जिसके अंदर सोल्यूट के मोल्स कितने हैं 18, और ये उस सोल्यूशन का वॉल्यूम है जिसमें सोल्यूट के मोल्स कितने हैं 18। यानी अब बाल्टी ढक्कन बन गया। अब आप मास को डेंसिटी डिवाइड करिए, देखिए निकालिए जरा डेंसिटी। मास कितना है? ये 50,000 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 18, और वॉल्यूम कितना है 1000 ml। ये 1000 से डिवाइड करिए, जैसे चाहे ऐसे कर लीजिए। अरे मैं तो कहता हूं ना ये बाल्टी ना ये ढक्कन, दोनों को ग्लास बना लो। कुछ समझे क्या कह रहा हूं मैं? 18 मोल छोड़ो ना सर, 18 मोल, दोनों में 50-50 मोल होते तो क्या होता? 50-50। तो इस 18 को 50 करने से वॉल्यूम चेंज, और इस 500 को 50 करने से मास चेंज। डिवाइड करके देखो, आंसर 1.8 है। क्योंकि चाहे ग्लास होता, चाहे ढक्कन होता, चाहे बाल्टी, निकले टंकी से हो, आंसर सेम आएगा हमेशा। डेंसिटी विल रिमेन सेम, दैट इज 1.8। मेरी बात समझ रहे हो ना? 1 मोल ले लो, दोनों के वो मोल कॉमन कर लो, लेकिन उसमें फिर दोनों जगह चेंज करना पड़ रहा है ना। बात समझ रहे हो? 1 मोल लोगे तो इसको भी चेंज करेंगे, जैसे अभी मैं 50 के लिए बोल रहा हूं, 50 लोगे तो इसको भी चेंज करोगे, उसको भी चेंज करोगे। कम से कम इस मेथड में एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को छेड़ रहा है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन अवॉइड कर रहे हो। बस आपको जैसे करना है। कुछ समझ पा रहे हो? अक्षरा समझ में आया बेटा? सर ये समझ में नहीं आया। अबे देखो, हमने जब क्लास पहले दिन जब क्लास थी ना, तो तुम्हें याद होगा एक चीज हमने बोली थी, कुछ याद है तुम्हें? कि किसी को कोई चीज, हाँ क्या था आदित्य बताओ। सर अगर कोई मतलब हमारा अगर टीचर पूछता है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो, तो इसका मतलब है कि सब वो पूछना चाहते हैं। हाँ, मतलब अगर कभी कोई टीचर ये कहे कि भाई किसी को अगर कोई चीज ना समझ में आए तो पूछ लो, इसका ये मतलब नहीं होता कि पूछ लो, पूछा नहीं जाता। ये टीचर की आदत होती है, भाई किसी को समझ में ना पूछ लो, समझ बात को, लेकिन इसमें पूछा नहीं जाता है। अब जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं किसी को कुछ पूछा, तुमने पूछ लिया, अरे भाई पूछा सुना जाता है, ये तो सिर्फ कहा जाता है। क्या नहीं समझ में आया तुम्हें आदित्य? सर मैंने एनालाइज करा था तब भी समझ में नहीं आया कि जब 500 मोल्स थे तब 1000 ग्राम सॉल्वेंट का मास था, तो सॉल्वेंट का ना? हाँ सॉल्वेंट का। तो फिर सोल्यूट का मास और जोड़ोगे तो सोल्यूशन का मास आ जाएगा 50,000। यस सर, यस सर। नाउ दिस इज अ सोल्यूशन जिसका मास 50,000 है और उसमें सोल्यूट कितना है 500। ठीक है? यस सर, यस सर। एंड दिस इज अ सोल्यूशन जिसका वॉल्यूम 1000 ml है, लेकिन सोल्यूट कितना है 18। यस सर। ठीक है? तो इस 18 को अगर मैं 500 में कन्वर्ट कर दूं तो सोल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होकर ये हो जाएगा यूनिटरी मेथड से। Now this is the volume of the solution which contains 500 moles of solute, and this is the mass of the solution which contains
500 moles of solute. Now the both the solutions are same. Yes sir. This is the mass, this is the volume. Mass divided by volume. आंसर देखो 1.8 आ जाएगा. Okay sir. समझ पा रहे हो कि नहीं? Yes मतलब sir. मैं ये बताना चाहता, देखो तुम्हें ये बात सिर्फ तब समझ में आएगी जब आप इस चीज को माने कि डेंसिटी सिर्फ तब आती है, जिस चीज की भी आपको डेंसिटी निकालनी, उस चीज के मास को उस चीज के वॉल्यूम से डिवाइड करना है. मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए अब सृष्टि के पास एक कप चाय है, ये रखी हुई, ठीक, ये चाय इसके पास इतनी, ठीक, मेरे पास भी एक कप चाय एक ढक्कन में रखी. अब आप ये कह रहे हैं सर सृष्टि के पास जो चाय है ना उसका मास 200 ग्राम और जो आपका ढक्कन है उसका वॉल्यूम जो है 1 ml. अब सर वो भी चाय है और ये भी चाय है, दोनों निकले तो उसी बर्तन से है सर, तो इसके वॉल्यूम को, मास को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, डेंसिटी आ जाएगी. पता नहीं किसकी आएगी यार, मास उसका, वॉल्यूम इसका, डेंसिटी किसकी. बात समझ रहे हो? तो अगर तुम्हें डेंसिटी निकालनी है, दोनों की डेंसिटी सेम आनी चाहिए, बिकॉज दे बोथ आर कमिंग फ्रॉम वो वाले जिसने चाय बनाई है, ठीक. तो इसका मतलब क्या हुआ सर, एक काम करिए, सृष्टि की चाय का मास निकालिए, सृष्टि की चाय का वॉल्यूम निकालिए और डिवाइड कर दीजिए, डेंसिटी. या फिर सर आप अपने ढक्कन का मास निकालिए, अपने ढक्कन का वॉल्यूम निकालिए, डिवाइड कर दीजिए, आपकी डेंसिटी आ जाएगी, दोनों सेम आ जाएंगे बराबर. मतलब या फिर दोनों चायों को एक कॉमन बना लो, ऐसे समझ लो बात को, एक ढक्कन ग्लास बना लिया ऐसे. आपका मास और वॉल्यूम एक ही चीज का अगर होगा तो डिवाइड करने से डेंसिटी आएगी. बच्चे जनरली कंफ्यूज ये होते हैं, सर 18 मोल्स वाले को जब डिफाइन करते हैं तो वॉल्यूम मिल जाता है और जब 500 को डिफाइन करते हैं तो मास मिल जाता है. तो मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके आंसर गलत क्यों आ रहा है? इसलिए कि एक ढक्कन है और एक बाल्टी है, किसको डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? दोनों को कॉमन तो बनाओ ना. यानी सल्यूट के मोल्स को कॉमन बनाने के लिए या तो वॉल्यूम को चेंज कर दो या सल्यूट के मोल्स को कॉमन बनाने के लिए मास को चेंज कर दो, और कॉमन मास को कॉमन वॉल्यूम से डिवाइड करके डेंसिटी कैलकुलेट करो, चाहे जिस मेथड से कैलकुलेट करो, आंसर आ जाए. और ये ज्यादा लॉजिकल मेथड लगता है. ये देखने में तुम्हें खिचड़ी सी लग गई होगी, अदरवाइज बड़ा कॉमन सा है सर. इधर से चलते इधर से चलते, 18 मोल दे रखे, 18 को 500 बनाते, वॉल्यूम आ जाए, उधर से मास आ गया, डिवाइड करिए, डेंसिटी खड़ा. थोड़ी सी कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी. सर एक डाउट, क्या बक रहे हो, सर क्या कह रहे हो? 500 moles in कहते हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट, उससे से आपने मास निकाला है 50000 ग्राम. हाँ ये मास सॉल्वेंट का है ना, तो सॉल्यूशन का कैसे? अबे सॉल्वेंट का तो 1000 ग्राम है ना. यस सर. और यहां से सल्यूट का मास आ जाएगा 500 इंटू 98, वो 49,000 हो जाएगा. 49 प्लस 1000 50,000 हो जाएगा. अभी तो किया था ये, नहीं समझे? सर आ गया. आगरा वाले समझ रहे हो? सर हाँ, ये पूछ कौन रहा है? तुम खंबे से बाहर निकलोगे? खंबे के पीछे भी कोई बैठा है क्या? सर खंबे के पीछे भी कोई बैठा है क्या? वही है, के पीछे गाड़ी देखो निकालो, बाहर निकालो साले. सर गाड़ी जा रहा है, बाहर गाड़ी जा रहा है. इतना पीछे बैठते हो तुम लोग. चलो बहरहाल समझ में आई कि नहीं बात? क्लियर है यहां तक? यस सर. अभी और भी इस तरह की बातें रिपीट होती रहेंगी, ठीक. मैं जरा जल्दी से एक दो कंसंट्रेशन टर्म्स और उनको और निपटाते हैं. चलिए एक कंसंट्रेशन टर्म और ले लेते हैं. और ये जो कंसंट्रेशन टर्म मैं लिख रहा हूं, ये मॉडर्न कंसंट्रेशन टर्म्स है. परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब मॉडर्न मतलब आजकल ज्यादा दिखते हैं. जैसे तुम बाजार में भी कभी बोतल लेने जाओ, बोतल मतलब जैसे कफ सिरप वगैरह होता है, कफ सिरप हो गई, या फिर वो होती है, क्या कहते हैं, अरे कौन सी दवा होती है, होम्योपैथी वाली जो दवा होती है ना. तो जब आप बाजार में इस तरह की कोई दवा कफ सिरप वगैरह ले तो तुम देखते हो कि उसके नीचे लिखता है 2% वेट बाय वेट, 3% वेट बाय वेट अल्कोहल, ऐसे कफ सिरप में अल्कोहल वगैरह. तो ये मॉडर्न कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करने का तरीका. लेकिन ठीक है सर, सारे कंसंट्रेशन टर्म हमें आते हैं. द परसेंटेज वेट बाय वेट, और तुम समझो जरा, परसेंटेज वेट बाय वेट को डिफाइन करने का बड़ा सीधा तरीका है कि आप वेट ऑफ सल्यूट लाइए इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन लाइए इन ग्राम्स और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. दिस इज परसेंटेज वेट बाय वेट. यानी सल्यूट के वेट को सॉल्यूशन के वेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उस सॉल्यूशन की एक नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन की जा सकती है जिसको परसेंटेज वेट बाय वेट कहा जाता है. सर इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे? वो तुम्हारे सामने चीनी का वेट दे देगा, पानी का वेट दे देगा. आगे सवाल, पहला सवाल क्लियर है? ये वाले पहला सवाल चीनी पानी के बारे में, चीनी पानी समझते हो ना, सल्यूट के बारे में बता देगा, सॉल्वेंट के बारे में बता देगा. दोनों को खेल कूद करके ऊपर सॉल्यूशन, सल्यूट का वेट चाहिए, नीचे सॉल्वेंट का नहीं सॉल्यूशन का वेट चाहिए. तो अगर चीनी और पानी का वेट दिया गया है तो नीचे चीनी प्लस पानी चाहिए, इनटू 100 करके. एक तो सवाल ये बन गया.
सर ये बिल्कुल सीधे डायरेक्ट सवाल बनेगा, ये आपने फॉर्मूला पुट किया, आंसर आ गया। और ये तक सवाल हमारे आईआईटी के पेपर में, नीट के पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक, अच्छा, क्योंकि कैलकुलेशन आ जाती, कैलकुलेशन तुम समझो ना, उल्टा सीधा 3.42 मोल्स चीनी, मेडिकल वालों की तो वैसे तुम समझ रहे हो कैलकुलेशन मस्त होती, तो 3.42 मोल निकालने में बैंड बच जाती। 3.42 मोल चीनी, चीनी का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता, सुक्रोज इज 342, तो 3.42 इंटू 342, तो आधी पब्लिक खत्म हो गई। ये समझो, नीट वाले तो इसीलिए नीट लेते हैं क्योंकि उनको गुणा भाग नहीं आता, समझ रहे हो बात को, और वो गुणा भाग में खेल लेता है। तो बहरहाल वो भी गलती करने का एक चांस है, उस गलती का कोई इलाज नहीं है ना, उस गलती का कोई इलाज नहीं है। और हमारा मानना यह है कि ऐसे लोगों को ना तो गलती से डॉक्टर बनना चाहिए, ना ऐसे लोगों को गलती से इंजीनियर बनना चाहिए, समझ रहे हो बात को, क्योंकि अगर गलती से इंजीनियर बन गए तो वो अब ब्रिज बनाते हैं ना, इंजीनियर ब्रिज बनाते हैं, अब रोबोट बनाते हैं, दुनिया भर की चीजें बनाती हैं जिनके कैलकुलेशन इतने फर्जी हैं, उनका ब्रिज 5-10 सेकंड के अंदर गिरता होगा, समझ, बनते ही तो फर्जी कैलकुलेशन। रोबोट समझ रहे आपने, उन्होंने रोबोट बना दिया जिनके कैलकुलेशन 2x2 भी गलत होते हैं, जो सीधे सीधे कैलकुलेशन नहीं कर पाते, उनका रोबोट क्या काम करेगा आप समझ लीजिए। ठीक, तो ऐसे लोगों को ना तो इंजीनियर बनने का हक है, ना डॉक्टर बनने का हक है। इसीलिए कैलकुलेशंस स्ट्रांग होने चाहिए, वो प्रैक्टिस से होते हैं। अगर रेगुलरली घर में प्रैक्टिस की जाए, मोबाइल को और कैलकुलेटर को कमरे से दूर रखा जाए, तो ये धीरे धीरे कवर हो जाते हैं। क्योंकि इसमें ये नहीं होता सर आज घर जाके 2 का पहाड़ा याद कर लेंगे सर, समझ रहे, 2 into 2, 2 1 the 2, 2 to the 4, ये आता है सर सबको, ये दुनिया जान चुकी है। गुणा करने का तरीका, भाग करने का तरीका, ऐड करने का तरीका, सब ये सबको आता है। तो गलत क्यों होता है? आदत नहीं होती ना सर। कैलकुलेशन को देख के सर मूड खराब हो जाता है, जहां मूड खराब होता है सर वो गलत हो जाता है। सोचो कैलकुलेशन को देख के तो ये सोचना चाहिए हमें, खुश हो जाना, अरे वाह बहुत सारे लोग मर जाएंगे, बहुत सारे लोग बर्बाद हो जाएंगे इस कैलकुलेशन, लेकिन अब तुम भी साथ में बर्बाद हो गए अगर, तो बेकार हो गया ना। तो इसलिए कैलकुलेशन की एक हैबिट बननी, और घर में जब तक कैलकुलेटर और मोबाइल कमरे के बाहर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है सर हमने 2-3 बार करके देख लिया, आंसर मैच नहीं कर रहा, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं, ये इतना आप कर सकते हैं, लेकिन सवाल की शुरुआत ही सर हमारे हाथ में कैलकुलेटर आता है तो इससे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो इसकी हैबिट तुम्हें सही करनी पड़ेगी बहरहाल। अच्छा अब तुम देख रहे हो इस चैप्टर में सवाल न्यूमेरिकल तो है, पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल है, इसमें ये सब उल्टी सीधी बातें आती, ग्राम, मैं तो सवाल जो कर रहा हूं उसमें कैलकुलेशन थोड़ी अवॉइड ही करता हूं ताकि टाइम बर्बाद ना हो, समझ, मैं 2 मोल ले लेता हूं, 3 मोल ले लेता हूं। एग्जाम वाला कोई रिश्तेदार थोड़ा ना मेरा कि बेटे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बच्चा है वो तो 2.22 आदमी खत्म हो गया 2, अरे भाई 2 ले लेते तो भी तो वही मेथड लगता ना, 2 क्यों? क्योंकि वो परेशान करना चाहता है, लोगों को गिराना चाहता है, उसके पास यही एक रास्ता बचता है, सेलेक्ट नहीं कर सकता तो गिरा गिरा के मस्त करता है कि भाई ऐसा 14 लाख लोगों में से 2000 बच्चे चाहिए, तो अब ऐसे तो ना कि एक तुम आ जाओ, एक तुम आ जाओ, पागल तो ना, इतना मुश्किल काम ऐसे करके ऐसा हाथ कर ऐसे मार देता है। अब वो 14 लाख लोगों में से 10 लाख ऐसे गिर गए, हाथ पड़ते गिर गए, उसके लिए ये काम ज्यादा आसान हुआ ना, बात समझ रहे हो कि नहीं? लोगों को मार दो तो जो गलती से जिंदा बच गए, गलती से जिंदा बच गए कितने होंगे? 1000-2000 बच जाएंगे सर, और कितने बचे? बस उनको लेके चला जाएगा, उसके लिए ये काम ज्यादा आसान है। तो उसका सबसे पहला रास्ता यही है कि वो कैलकुलेशन जो है वो गंदी तरह, इसलिए तुम बिल्कुल तैयार रहो, नीट के वाले भी और आईआईटी वाले भी, कैलकुलेशंस आती हैं उसको अवॉइड नहीं कर सकते और वो एक्यूरेटली करनी हो, है ना, तो इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी। बहरहाल तो एक तो सवाल ये हो गया कि सर आप कुछ वेट के बारे में बता दीजिएगा, चीनी पानी वगैरह, हम यहाँ पुट करके एक आंसर निकाल देंगे, ये सवाल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा, हो सकता है पूछा जाए। दूसरा क्या है सर? इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन सर अगर वेट बाय वेट दिया जाए तो वो मोलालिटी, वो कैसे निकलेगी? मोलालिटी दी जाए तो उसी टंकी से आने वाली की मोलालिटी, समझ लो ये लिंक। अब सर उसके लिए लेकिन एक बात बतानी पड़ेगी आपको, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, यानी अगर मुझे किसी सवाल में वेट बाय वेट दिया जाए तो उसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, क्योंकि अगर वो अंग्रेजी में लिखना आ गया तो सर हम सब कुछ कर लेंगे। अब मैं एक लाइन लिख के दिखाता हूं, तुम्हें अपने आप सारा खेल क्लियर हो जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई सोल्यूशन दे रखा है, कोई भी सोल्यूशन ले लेते हैं, A% वेट बाय वेट, कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए एक्वस यूरिया सोल्यूशन, अगर ये A% वेट बाय वेट एक्वस कोई भी सोल्यूशन दे रखा हो तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल क्लियर, जरा देखना वहां से, A ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन, समझो अपने आप, ये देख लीजिए। अगर मैं सोल्यूट को A रख दूं और सोल्यूशन को 100 रख दूं तो वेट बाय वेट परसेंटेज कितनी आएगी? A/100 into 100, A ही तो आएगी, वो A दे रखी, यानी A% वेट बाय वेट को कैसे डिफाइन करेंगे? A ग्राम सोल्यूट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ये तुम्हारा सोल्यूशन, बताओ तुम्हें अपने सोल्यूशन के बारे में क्या क्या दिखता है? क्या तुम्हें सोल्यूट के मोल दिखते हैं? देखो वेट के बाद मोल
दिखते हैं भाई, अभी अभी भी नहीं दिखते, बताइए बेकार हो। यानी वेट दिख, सब मोल दिखते हैं डायरेक्ट, सब सब दिखता है, ठीक। क्या पानी के मोल दिखते हैं, सॉल्वेंट के मोल दिखते हैं, ये किसके, सॉल्यूशन के। क्या है ये, वेट। वो किसका वेट, सोल्यूट का। माइनस करने तो सॉल्वेंट का वेट, मोल, सब कुछ दिखता है सर। अब बताइए निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन निकालो, निकाल लेंगे सर। मोलारिटी निकालो, निकाल लेंगे सर। सर मोलारिटी मत पूछेगा, क्यों, क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम चाहिए सर, और वॉल्यूम के लिए डेंसिटी दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो भी निकाल। बताओ समझे बात को। यानी अगर मुझे ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिफाइन करना आ जाए तो खेल ही खत्म हो गया सर। ये आधी प्रॉब्लम तो यही सॉल्व हो गई सर। चीनी का वेट दिख गया, पानी का वेट दिख गया, अब आप बताइए वेट वेट के लेके जो करवाना करवा लीजिए, और गलती से अगर आप वॉल्यूम की तरफ लेके जाना चाहते हैं, हम चले जाएंगे, डेंसिटी और दे दीजिएगा सोल्यूशन की, वो भी कर लेंगे। सारे इंटर कुछ भी करवा लीजिए आप। बताओ समझ गए। एक सवाल करें इस पे। तो मैं एक काम करता हूं, दूसरा कंसंट्रेशन टर्म यहीं लिख देता हूं, ताकि वो कंसंट्रेशन टर्म का झंझट ही खत्म हो जाए। एक कंसंट्रेशन टर्म और है, उसको भी लिख लेते हैं यहीं पर, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। डिफाइन तो तुम अपने आप भी कर सकते हो। कितना आ जाएगा, कैसे लिखें, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 100। डिफाइन कैसे करेंगे, अपने तरफ से अपनी लैंग्वेज में कैसे डिफाइन करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपके पास कोई सोल्यूशन है, B% वेट बाय वॉल्यूम, कुछ भी ले लेते हैं, एक्वस यूरिया सोल्यूशन, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे B ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन, खत्म। अब देख लीजिए आपको क्या क्या दिखता, यूरिया के मोल यहां से आ जाएंगे, सोल्यूशन का वॉल्यूम आ ही गया, मोलारिटी फट से निकल आई। यानी मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अगर गिवन हो, तो उसको भी एक लाइन में लिखना अगर आ गया, तो उसके बाद आप जो इंटर कन्वर्जन, और इसके भी सब किताबों में फॉर्मूले दिए जाते हैं कि अगर वेट बाय वेट दिया जाएगा तो मोलालिटी निकालने के लिए पता नहीं क्या गंदा फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूले की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन लिखनी है, अपने आप क्लैरिटी होनी चाहिए, अब अपने आप आंसर निकाल। सर डीपीपी में एक क्वेश्चन था, एम्पिरिकल फॉर्मूला, और इसके ऊपर था मतलब फॉर्मूला डिस्क्राइब करना था, तो सर वो कैसे होता है। मैं करा दूंगा बेटा, बहुत छोटी सी चीज है वो। मतलब परसेंटेजेस अगर दी हो एलिमेंट्स की, तो उन एलिमेंट्स की परसेंटेज को यूज करके एक एम्पिरिकल फॉर्मूला, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो निकल आता है। उस सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशो से उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाला जा सकता है। बहुत छोटी चीज है, मैंने जानबूझ के उसको छोड़ रखी है, हम कर लेंगे उसको। ओके सर। वो अभी नहीं करेंगे, वो इक्विवेलेंट से रिलेटेड है, वो मोल कॉन्सेप्ट 2 में आएगी, रिडॉक्स क्या। हाँ वो मैम गलत टाइम पे गलत चीज ही बताती हैं। ये बताओ, ये समझ में आ गया सबको यहाँ तक। टेलीग्राम ग्रुप बना लिया। अबे क्यों मजाक करो, मैं भूल जाता हूँ यार नैतिक। कुछ तुम ही लोग जुगाड़ लगा दो यार। कैसे, क्या क्या किया जाए टेलीग्राम ग्रुप को बनाने के लिए। सर आप बना दीजिए, खुद हम ज्वाइन कर लेंगे, आप उसका नेम बता देंगे तो। यस। असल में वो मैथ्स वैथ्स का बना रखा है, मुझे तो सब लोगों के नंबर पता है यार, मैं भूल जाता हूँ। कर लेंगे यार, कब फिर मैं बोल रहा हूँ, कर लेंगे, बना लूंगा। ठीक। अच्छा ये पहले बताओ, ये वाला समझ में आ गया सबके। ठीक, अब जरा इनको, इनके ऊपर एक छोटा सा, हाँ कुछ पूछना है, हटा दें इसको। अब जैसे इसको भी यूज कर लेते हैं, कोई एक सवाल ले लेते हैं। सर हाँ स्कूल में सर ये टॉपिक हो रहा था, तो उसमें एक स्ट्रेंथ का भी बताया था, यही है स्ट्रेंथ, जो वेट बाय वॉल्यूम मैंने लिखा है ना, ग्राम पर ml, दिस इज स्ट्रेंथ। ओके सर। वेट बाय वॉल्यूम मतलब मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, दिस इज ग्राम पर ml। यही हमारी स्ट्रेंथ, जिसको आप स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं सोल्यूशन की। उसको डिफाइन कैसे करेंगे, मान लो कहता है कि मेरे पास एक H2O2 सोल्यूशन है जिसकी स्ट्रेंथ जो है वो 1.2 ग्राम पर ml, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, 1.2 ग्राम H2O2 डिसॉल्व है 1 ml सोल्यूशन के अंदर। इसका ये मतलब, समझ पाए ना। हाँ सर। ठीक, तो जैसे अगर मान लीजिए एक और ले लेते हैं, एक सवाल ले लेते हैं, 10% वेट बाय वेट एक्वस यूरिया सोल्यूशन, आपको क्या क्या बताना है, एक तो मोलालिटी भी बतानी है,
और एक यूरिया का मोल फ्रैक्शन बताना है। ये दोनों बातें बतानी है। बिल्कुल आसान सवाल, एकदम बढ़िया, एकदम समझो मेंस लेवल का एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव पूछता है इस तरह के सवाल। तो 1000 ग्राम वेट आया। क्या बेटा? तो 1000 ग्राम वेट। 1000 ग्राम वेट? किसका वेट? क्या भैया मौसम का फायदा उठा रहे हो क्या? है आगरा वालों? सर अपनी कोचिंग कहीं ऐसी जगह पर है क्या जहां इस तरह की दुकानें भी हैं काफी, वेट बाय वॉल्यूम वाली? सर दुकान तो सर एक ही है। यार मैं भी सोच रहा हूँ आगरा पहुंचा जाए एक दिन, है ना, मुलाकात की जाए तुम लोगों ये ट्रेनिंग वाला एक दिन आते हैं। यस सर। वो कौन सा दिन है? हैं? कौन सा दिन? सर किस दिन? अब करते हैं, प्लान बनाते हैं। हरीश सर भी कह रहे थे वो भी चलेंगे, तो किसी दिन चलते हैं। सर इस तरह सर किस दिन? संडे को? संडे को नहीं है, क्लास के टाइम आएंगे, वहीं से क्लास लेंगे। ओके सर। कौन नहीं आ पाएंगे? मेरे को भी मिलना है। हाँ जिनको मिलना है वो भी, हम उनके पास भी चले जाएंगे। तुम लवली कहाँ पर हो? सर मैं आगरा नहीं हूँ, मैं साइकिल पे आ जाती हूँ, संडे को आती हूँ। अच्छा, क्या ये इंटर कन्वर्जन का सवाल? वैसे आप रहते किधर? मैं तो क्या बोले, नोएडा मान लो, क्लासेस नोएडा से लेते हैं, कभी इंदिरापुरम से। हाँ दिल्ली, दिल्ली बोल सकते हैं, आगरा वालों को तो दिल्ली समझ में आएगा। सर नोएडा भी आ जाएगा। हाँ नोएडा भी आ सकता है। बताओ 10, क्या ये इंटर कन्वर्जन का सवाल? क्या कोई कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है और कोई दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालना है? यस सर। वेट बाय वेट गिवन है और ये बकवास, ये भी दोनों कौन ये निकालना है, ठीक। अच्छा क्या बिना डेंसिटी के निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं, क्योंकि दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म व्हिच डील्स विद सिर्फ मास, और ये दोनों भी सिर्फ मास मास, तो हम निकाल सकते हैं। हाँ अगर कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकालना हो तो इसमें वॉल्यूम घुसा है, तो आपको सोल्यूशन की डेंसिटी देनी चाहिए। हाँ या तो मोलारिटी दी जाए, मोलारिटी पूछी जाए तो आपको डेंसिटी देनी पड़े, या वेट बाय वॉल्यूम निकालना हो तो भी आपको डेंसिटी देनी पड़े, ठीक। तो अब इसमें आप तो उसके लिए करना क्या होगा सर? कोई फॉर्मूला वगैरह तो याद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ ये लिखना आना चाहिए, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन हो आप उसको एक लाइन में पहले एक्सप्लेन कर लीजिए, बस इतना करना। बिल्कुल, तो आप 10% वेट बाय वेट को बताइए कैसे एक्सप्लेन करेंगे। 10 ग्राम ऑफ सल्यूट, दैट इज हमारा यूरिया, डिसॉल्व्ड इन, नहीं 100 ग्राम सॉल्यूशन, इसको अलग तरह से डिफाइन करते हैं। 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी यूरिया का वेट आ गया और सॉल्यूशन का वेट आ गया। अब आप जो करना चाहे कर लेते हैं। अब ये बताओ, सबसे पहले तो मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल लेते हैं, मास ऑफ वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है ना, तो इसका मतलब सॉल्वेंट कौन होगा? पानी। मास ऑफ पानी हो जाएगा, यूरिया के टोटल सॉल्यूशन में से यूरिया का मास माइनस कर देते हैं, 90 ग्राम। बस बस बस, आप बताइए सर क्या करना है? चलिए सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ही निपटा देते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया विल बी मोल्स ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर, एंड मोल्स ऑफ यूरिया 10 ग्राम से कितने आएंगे? 10/60, because the molecular weight of urea is 60, so it will be 10/60 divided by 10/60 प्लस पानी के मोल कितने सर? 90 ग्राम का पानी हुआ इतना, सॉल्व करिए 1/31 आएगा। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। सब लोग अपने आप समझ के देखो एक बार, यानी आपने सिर्फ एक लाइन एक्सप्लेन करी है, 10% वेट बाय वॉल्यूम को या वेट बाय वेट को सिर्फ आपने एक लाइन में एक्सप्लेन किया है। 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज द परसेंटेज वेट बाय वेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। नाउ द वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन एंड द वेट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। अगर सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का वेट आ जाएगा। नाउ द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन एंड द वेट ऑफ सॉल्यूट इज गिवन। दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सॉल्यूट का वेट आ गया, एंड दिस इज द वेट ऑफ
सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का वेट आ गया। अब आपको जो करना है कर लीजिए, मेरे सारे आंसर आ जाएंगे। सॉल्यूट के वेट से सॉल्यूट के मोल आ जाएंगे 10/60 और सॉल्वेंट के वेट से सॉल्वेंट के मोल्स आ जाएंगे 90/80। दोनों को सॉल्व करिए तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, ठीक है ये। और अगर आपको मोलालिटी निकालनी हो तो जल्दी से बताओ क्या करें। मोलालिटी बिल्कुल सही है, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ यूरिया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं वो यहां से निकाल लेंगे। 10/60 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये किसका वेट है? सॉल्वेंट का, ग्राम में। इसको केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको सॉल्व 50/27। मुझे तो एक ही सवाल आता है, मैंने तो एक ही सवाल में तुम देखो घुमा के पूरे पन्ने पलट के देखोगे तो एक ही सवाल कर रहा हो, यही 50/27, यही 11/6, यही 10%, यही 11%, सिर्फ एक ही सवाल है जो घूमता रहेगा। मोलैलिटी बेटा हाँ बोल सर, बोल, बोल। मोलैलिटी के लिए तो हमें 1000 ग्राम चाहिए ना सॉल्यूशन का वेट। नहीं, मोलालिटी के लिए तो नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए किलोग्राम में। मोलालिटी को डिफाइन नहीं कर रहा हूं, मोलालिटी निकाल रहा हूं। मोलालिटी निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? ऊपर चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे चाहिए वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है ना। Okay, तो sir. मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हुए? 10/60 और वेट ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट कितना हुआ? 90 केजी में कितना हुआ? 90/1000। ओके, अगर मोलालिटी को डिफाइन करना होता, अब जैसे 50/27 को तुम डिफाइन कैसे करोगे? तब क्या बोलोगे? 50/27 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। ये डिफाइन करने का तरीका है। हमें डिफाइन नहीं करना है, हमें मोलालिटी का फॉर्मूला लगा के मोलालिटी निकालनी। तो ऊपर क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे क्या चाहिए? वेट ऑफ सॉल्वेंट। समझे? यस सर। आदित्य थोड़ा समझ भाई, इसमें आसान है एकदम। शुभ समझ में आया बेटा? यस सर। अशरफुल ठीक है? अशरफुल उठो बेटा, पानी वानी मारो मुंह पे, सो गया है। अक्षरा तुम जाग रही हो भाई? यस सर। शाबाश। हर्षदीप समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक, एक और सवाल ले लेते हैं इसी में। मैं अभी और एक दो सवाल और करा रहा हूं जो एक्चुअली मतलब मैं अभी जो सोच के चाह रहा हूं कि तुम्हें वो चीज थोड़ी क्लियर हो जाए, फिर और भी अलग लेवल के एक आध सवाल करेंगे। 10% weight by weight, density of the solution is 1.1 gram per ml. Find out. पहला मोलारिटी, बिल्कुल आपकी मोलारिटी निकाल सकते हैं, एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वो वही है, यूरिया ही है यार। एक्वस यूरिया सोल्यूशन, एक एक्वस यूरिया सोल्यूशन है विच इज 10% वेट बाय वेट, डेंसिटी इज 1.1 ग्राम पर ml ऑफ द सोल्यूशन, फाइंड आउट मोलारिटी एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। क्या ये इंटर कन्वर्जन का सवाल है? तो फिर जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है उसको एक बार लिख लो, बात खत्म हो जाए। बस उसको लिखना आना चाहिए। हाँ, वॉल्यूम सॉल्यूशन मिल जाएगा तो मोलारिटी तो फट से आ जाएगी, सीधे लीटर वाला ध्यान रखना बस। कितना आ रहा है? 9.9। ये क्या है? सब गलत सलत बता रहे हैं, आज आगरा वाले पागल हो गए। गलत तो कुछ भी आ सकता है। 100/66। 100/66 ये क्या है? सर उसका मोलारिटी।
मोलारिटी मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, तुम्हें अब तक आंसर से क्यों नहीं समझ में आ रहे यार? मैं एक ही सवाल याद करके आया हूं, मुझे आंसर याद है इनके। 11/6 ये आएगा और 11% नीचे वाला है, मुझे तो आंसर याद है इनके। पता नहीं तुम समझ रहे हो, मैं नए सवाल नहीं करा रहा हूं, मैं एक ही सवाल को घुमा घुमा के दे रहा हूं। द मोलारिटी शुड बी 11/6 एंड द परसेंटेज शुड बी 11%। आ रहा है ये सृष्टि दोनों? तूने ये 10% को कैसे लिखा जरा बता, 10% वेट बाय वेट को कैसे लिखा? टेन ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन, सही है ना? ये बस ये हमें समझ नहीं आता। अभी तक तुम लोग ये नहीं समझे कि अब सब दिखना चाहिए ना, सब चमकना चाहिए। सर सब दिख रहा है सर, डेंसिटी अगर पता है तो सब दिखता है मुझे। आपको जो पूछ रहा है पूछ लीजिए। अब सर मुझे यही नहीं समझ में आता कि डेंसिटी से वॉल्यूम कैसे निकलता, मास कैसे निकलता, तो बेकार की बात है यार। ये सब तो ना चलेगा। अब आप बताइए क्या निकालना है? मोलारिटी तो सीधे सीधे दिखाई दे रही है, मोलारिटी तो सीधे ही निकल आई। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने हैं? 10/60 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम के लिए हमें मास बाय डेंसिटी, तो 1.1, ये आ गया आपका 11/6। ये कुछ लीटर किलोलीटर की गड़बड़ हो रही है ना, into 1000 भी करना पड़ेगा। नाउ दिस विल बी 11/6। नीचे सीधे, हाँ नीचे तो सीधे ही आ जाएगा। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, यानी वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, वो हमारा 100 अपॉन 1.1 होगा इनटू 100, दैट इज सीधे सीधे 11। 1000 अपॉन, हाँ 1000 अपॉन 11 आ रहा, सही है। लीटर में रखना, ये तो मिलीलीटर आया ना, लीटर में जरूर करना, इसलिए मैंने ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये बताओ भाई, ये आगरा वाले वो 100/96 86 वो क्या गलत किया था? वैभव तू भी गलत कर रहा आज? तो मैंने किया, गलत क्यों हुआ पता नहीं, सब पे डेटा सही फिट किया था मिलीलीटर। एक ही टेस्ट में 100 में 100, दूसरे टेस्ट में मस्त। कब है टेस्ट? अभी संडे को टेस्ट है, कल तो ट्यूटोरियल होगा ना। बताओ बताओ बताओ, लफड़ा है? फॉर्मूले देखो याद करो, मतलब वो फॉर्मूले याद कर लो जो बेसिक फॉर्मूले ना, मोलारिटी का ये, मोलारिटी का ये, वेट बाय वेट का ये, वेट बाय, और फिर उनको लिखने का एक तरीका। उसके बाद बाकी कुछ मत याद करो, क्योंकि इसमें हर कन्वर्जन का एक फॉर्मूला बनता है, हर कन्वर्जन का एक फॉर्मूला किताबों में दिया जाता है। उसको क्यों याद करेंगे? कितने याद करेंगे? मतलब हम याद ही करते रह जाएंगे। क्लियर है ये? चलो अब एक सवाल और करते हैं, हटा दें इसको भाई। ये सबके समझ में आया? कोमल क्लियर है बेटा? यार तुम लोग वीडियो ऑन कर लिया करो ना यार, तुम्हारी शक्ल ही देखेंगे, ऐसे बार बार पूछना पड़ता है यार। क्लियर है ये? नहीं वो देखो नैतिक, अब जैसे नैतिक से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नैतिक की शक्ल दिख रही है तो एक आइडिया लग जाएगा कि उसके समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लिया करो, जिसके पास कैमरा है, जो नहा धो के बैठता है, मतलब सुनो बिल्कुल। अब एक सवाल और करते हैं, बहुत बढ़िया मजेदार एकदम। अबे आ जाएगा क्वेश्चन, बताओ। बहुत अच्छा सवाल। अक्ल लगानी पड़ेगी। एक लाइन का सवाल, मैं ये बता नहीं रहा हूं कि किस एग्जाम में पूछा गया है, ताकि तुम खुश हवा ना निकले। जेईई एडवांस का सवाल, 4 नंबर का सवाल है जेईई एडवांस का, और बड़ा अच्छा सवाल है, और एक इंटीजर टाइप सवाल है बिल्कुल। और ये एक लाइन का भी नहीं, मतलब सुनो एक लाइन बस। इसमें अच्छी बात क्या, मैं तुम्हें बता दूं अच्छी बात क्या। अच्छी बात ये कि कुछ बच्चे
ये याद करके जाते हैं कि मोलारिटी और डेंसिटी को लिंक कैसे करते हैं, वो जो गंदा वाला फॉर्मूला होता है ना जो अभी मैंने लिखा था। वो ये नहीं देखते हैं कि वो जो डी होता है वो किसका होता है, वो डी किसका होता है जो फॉर्म सोल्यूशन। इन्होंने डी किसका दे रखा है, अब वो यही उठा के अपना डी वी रख के सब सवाल के चले आते हैं। और जो आदमी इन सब चीजों से दूर हट के सोचता है नहीं यार हमने कुछ याद नहीं कर रखा है, हम तो ये सोचते हैं कि भाई निकाल क्या चीजें चाहिए, वो सोचते हैं। एक बार तुम अकल लगाओ, इसमें सिर्फ एक हिंट ये दे सकता हूं, इस लाइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, इस लाइन सल्यूट को सॉल्वेंट में डालने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। नहीं उड़ नहीं गया, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। जैसे पानी के अंदर चीनी घोलते हैं तो मास बढ़ जाता है बट वॉल्यूम चेंज नहीं, क्योंकि वो समझ चीनी घुस जाती है अंदर ही अंदर, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब जो सोल्यूशन का मास वॉल्यूम है वो सॉल्वेंट के वॉल्यूम के बराबर रहा होगा। अब ये हिंट है बस, अब एक लाइन का सवाल। क्वांटिटी नहीं, वॉल्यूम की बात कर रहा है। क्वांटिटी कैसे कैसे हो सकती है, जब आप सॉल्यूशन सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी ना, इन टर्म्स ऑफ वेट वो तो इंक्रीज कर जाएगी, बट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इट रिमेन्स कांस्टेंट, ऐसा वो बोल रहा है। कितना बेटा? 0.01 नहीं, अच्छा ये बताओ क्या ये इंटर कन्वर्जन का सवाल, कुछ ऐसा कंसंट्रेशन टर्म दिया है और हमें कोई दूसरा कंसंट्रेशन टर्म निकाला, ऐसा कुछ है ये? यस सर है, क्योंकि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मोलालिटी गिवन है, ये आपने दे रखी ये नहीं ये क्या है, मोलारिटी आर आर यानी कैपिटल एम, यानी कैपिटल एम गिवन है और मुझे स्मॉल एम निकालना है सर, यही है ना? हाँ तो सर ये इंटर कन्वर्जन, और अगर इंटर कन्वर्जन है तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन होता है उसको लिखना पड़ता। ठीक, तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए 3.2 मोलर को कैसे लिखेंगे, 3.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट कौन है हमारा, H2 डिसॉल्व इन 1000 ml सोल्यूशन। अच्छा ये तो मोलारिटी को एक्सप्लेन किया, निकालनी मोलालिटी है, और मोलालिटी के लिए क्या क्या चाहिए वो तो हो गया क्लियर, एक काम खत्म, मास सॉल्वेंट। अब ये जोर लगाना है सर, वो तो निकल सकता है ना क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम से डेंसिटी से मल्टीप्लाई, लेकिन सर वो डेंसिटी सोल्यूट की सोल्यूशन की नहीं है ना, बस यही है एक बात भाई। अगर वो सोल्यूशन की डेंसिटी होती तो क्या करते, इसको उससे मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन का मास आ जाता, उसमें सोल्यूट का मास माइनस कर देते, मस्त आपका। और उसने देखो बेवकूफ बनाने के लिए किया, ये मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है 80, यानी जो लोग ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि इसको उससे मल्टीप्लाई करके सोल्यूशन का मास निकालेंगे, उसमें से इसका मास माइनस करेंगे, समझ लो मास, तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, उससे मोलालिटी निकालेंगे, उनका आंसर गलत है। और वो ऑप्शन जरूर देगा इस तरह का, क्योंकि ये डेंसिटी जो दे रखी है वो सॉल्वेंट की दे रखी है, सोल्यूशन की नहीं। तो सोल्यूशन का मास कैसे निकाल सकते हो भाई, अगर आप सोल्यूशन के वॉल्यूम को सोल्यूशन की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो सोल्यूशन का मास आएगा। द डेंसिटी इज फॉर सॉल्वेंट, गड़बड़ हो गई। अब लेकिन हम सोल्यूशन का मास क्यों निकालना चाहते थे, क्योंकि हम उसमें से सोल्यूट को माइनस करके सॉल्वेंट चाहते। सॉल्वेंट तो डायरेक्ट पता है, ये किसका वॉल्यूम, सॉल्यूशन, यही तो सॉल्वेंट का रहा होगा।
अब वॉल्यूम इनडायरेक्टली किसका पता चल गया? सॉल्वेंट का। और वो डेंसिटी किसकी? तो मल्टीप्लाई करके अब सॉल्वेंट का मास आ जाएगा, सीधे फॉर्म में पुट कर। कुछ समझे बात को? यानी कुछ करना ही नहीं था इस सवाल में, एक्चुअली बस इसमें इंपॉर्टेंट बात इतनी है, और उसने गलत करने के लिए पूरा माहौल बना रखा है। उसने डेंसिटी दे रखी है सॉल्वेंट की, मास भी दे रखा है। अब तुम सोचिए इस 80 का क्या यूज किया तुमने? कुछ नहीं सर, 80 का तो कोई यूज ही नहीं है सवाल में, लेकिन उसने क्यों दे रखा है? ताकि बच्चा करे क्या कि इस 1000 को पहले उस 0.4 से मल्टीप्लाई करे, उससे सॉल्यूशन का, जैसे अब तक हमने किया था, उससे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। उसके बाद सॉल्यूट के मोल्स को सॉल्यूट का मास निकालेगा 80 को यूज करके, फिर माइनस करके सॉल्वेंट का मास निकालेगा। हमें ऐसा करना ही नहीं ना, क्योंकि ये वॉल्यूम जो डेंसिटी दे रखी है वो सॉल्वेंट की दे रखी है। अब इसका मतलब ये हुआ, इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1000 ml, देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ये भी 1000 ml ही रहा होगा, क्योंकि H2X के डालने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। और अगर H2X के डालने से वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि सर H2X के डालने से पहले सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी 1000 ml ही रहा होगा। इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने में अब कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 1000 ml इनटू डेंसिटी 0.4 ग्राम पर ml। ml से ml कैंसिल हुआ, आया 400 ग्राम। ये आ गया मास। अब निकालते हैं मोलालिटी। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने डिवाइडेड बाय मास केजी में। क्लियर है? 0.4 कितना आ जाएगा डिवाइड करके? 3.2 डिवाइडेड बाय 0.4, और ये आ जाएगा आपका आंसर 8 मोलर। बिल्कुल लल्लू सवाल है। अब जिन लोगों ने वो वाला फॉर्मूला याद कर रखा था ना, वो डी को ढूंढेंगे, वो देखते नहीं डी किसकी, वो उनका जिसकी दे रखे रख दो, आंसर गलत हो जाए। और इस 80 का कोई यूज नहीं, सिर्फ उसने बेवकूफ बनाने के लिए दिया, बिकॉज हमें ये 80 इसलिए चाहिए होता था हमारे से पहले वाले सवालों में, क्योंकि हमें सॉल्यूट का मास निकालना पड़ता था उसके मोल्स को मल्टीप्लाई करके। आज हमें सॉल्यूट का मास नहीं निकालना है, क्योंकि हमें तो सॉल्वेंट का मास डायरेक्ट मिल रहा है, बस उसके लिए। लेकिन ये लाइन इंपॉर्टेंट, अगर ये लाइन गिवन ना होती तो आप ये नहीं कर सकते कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम वही होगा जो सॉल्वेंट का था। ये कैसे कह सकते हैं आप? ये नहीं कह सकते। वो उसने बोल दिया कि चीनी के डालने से सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, यानी इफ योर सॉल्यूशन इज 1000 ml तो सॉल्वेंट वाज 1000 ml। बात यानी अगर वो 1000 ml सॉल्वेंट है, उसी 1000 ml को सॉल्वेंट की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके सॉल्वेंट का मास लाइए, सीधे फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर 8। समझ पाए? हाँ मैम, लफड़ा है? यस सर। अबे मैम से बात कर रहे, बताओ गड़बड़ लग रहा है? हाँ, मतलब थोड़ा सा एक बार घर में भी देखोगे, सब लोग एक बार रिवाइज करो, अब तो समझ में भी आ जाएगा, लेकिन मुश्किल नहीं है। अब वही है कि चीजें अब ये चैप्टर बच्चों को लगता है मुश्किल, है ना? तो अब कुछ तो है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल हलवा होगा, तो कहीं तो है। अब लेकिन अगर वो बात पकड़ में आ जाए ना कि सर मुश्किल लगता है, लेकिन हमें ये बात थोड़ी थोड़ी पकड़ में आ रही है, तो इससे एक फायदा ये होगा कि जिनको लगता है ना, ये सोच कि तुम्हें अच्छा लगेगा, लगने दो सर, तो इससे थोड़ा सा अंदर से खुशी होगी, चलो हमें तो नहीं लगता, इसको लगता है। यही तो कंपटीशन है ना, तो ये कंपटीशन है बस। तो लेकिन इसमें सर उसको भी लगता है, हमें भी लगता है, तो ना हम सबको मुश्किल लगता है, तो फिर मजा नहीं आया ना, फिर तो बेकार हो गया सर। तो तुम कुछ जुगाड़ ऐसा लगा लो कि भाई कुछ इतना नहीं है, मतलब आप बार बार एक ही बार बोलते हैं कि भाई ये दे रखा है लिख दो, ये दे रखा है इसको लिख दो, ये दे रखा है इसको, तो सर अगर वो लिखना सीख ले तो हमारी, अब देखो 3.2 मोलर को जिसको लिखना आता है, ये लाइन पहली लाइन, मेरा मानना यह है कि जिसको ये पहली लाइन लिखनी आती है उसके लिए कोई सवाल मुश्किल नहीं हो सकता, ये क्लियर। अब तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? अगर तुम वो पहली लाइन लिखना सीख जाते हो, मान लो यहां नहीं सीख पाए आज, तो घर जाके सीखते हैं, घर जाके वो पहली लाइन सीखते हैं, उस दिन नहीं सीख पाए तो 2 दिन बाद सीखते हैं। लेकिन अगर वो लिखना सीख गए तो सर ये फिर सवाल मुश्किल नहीं होते। देखिए सर कितना आसान हो गया, सॉल्यूट के मोल आ गए, यहां से सर सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्वेंट का मास आ गया, और सॉल्वेंट के मास को सीधे फॉर्मूले में पुट कर दिया, सीधे मोलालिटी आ गई। कुछ नहीं करना था सर इस सवाल में, बेकार का कहने को एडवांस लेवल का 4 नंबर का सवाल बनाया गया, जबकि कुछ नहीं था। ठीक, इसी साल एक और सवाल एडवांस लेवल पर इसी टॉपिक पर, अगर वो मैं लाया हूं तो ये मतलब वही सब टाइम पास करने के लिए।
ये तो ऐसे ही है, वो बताया था ना, टेम्परेचर मोलारिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। मोलारिटी में वॉल्यूम कटा हुआ, तो उसने बोल दिया 298 की बात कर रहे हैं, ज्यादा इधर 298 रूम टेम्परेचर। ये आगरा वाले जो बच्चे हैं उनको इससे पहला वाला सवाल समझ में आ गया था, मैंने पूछा नहीं। यस सर। ठीक, इधर बाकी लोगों को मोनित क्लियर है बेटा? यस सर। जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं या जो भी हम पढ़ रहे हैं, एक बार घर में क्लास खत्म होने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेकर या खाना वाना खाकर, जैसा भी तुम करते हो, थोड़ा सा एक बार रिवाइज जरूर कर लिया, एक बार अपनी तरफ से करके देख लिए 2-3 सवाल, तो एक प्रैक्टिस सी हो जाएगी, उससे काम चल जाएगा हमारा। अच्छा सवाल। जीरो 0.1 नहीं, मोल फ्रैक्शन दे रखा है ना, 0.1। परसेंटेज निकालना है क्या इसमें, या ऐसे पूछ रहा है? हाँ नहीं, परसेंटेज तो मुझे सिर्फ यही से समझ में आता है बस, क्योंकि यही कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन है, और जब कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन होता है तो मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। मोल फ्रैक्शन कितना दे रखा है? मोल फ्रैक्शन 0.1, दैट इज 1/10, 1/, यही तो तरीका है मोल फ्रैक्शन को, तो सब तो दिख रहा है बस। यानी दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड दे विल बी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यानी ये ऊपर वाला हो गया मोल्स ऑफ, किसका मोल फ्रैक्शन दे रखा है? ये सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का? सॉल्यूट का। तो ये होगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे 9 होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब बताइए क्या करना है। वो कह रहा भाई ये बताइए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि मोलारिटी और मोलालिटी दोनों सेम, तो एक काम करते हैं ना, मोलारिटी और मोलालिटी दोनों निकाल लेते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं। चलिए मोलारिटी निकालते हैं। अब ये बताओ मोलारिटी निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? मोलारिटी पहला सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वो तो सर फिक्स है, 1 आ गया, ठीक। सेकंड वॉल्यूम। सर वॉल्यूम में दिक्कत क्या आ रही है कि हाँ डेंसिटी, लेकिन सर डेंसिटी को यूज करेंगे मास के साथ, तभी तो वॉल्यूम आएगा। मास कैसे निकालेंगे? कैसे निकलेगा सोल्यूशन का मास? सॉल्यूट का प्लस सॉल्वेंट का। ये सॉल्यूट के मोल है, इससे मास कैसे आएगा? सर जब मुझे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पता होगा, वो तो पता नहीं, एक्स मान लेते हैं, एक्स, ठीक। सॉल्वेंट का मास कहां से निकालेंगे सर? सर उसके लिए सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, उसे वाई ले लेंगे, और x/y आंसर। क्लियर है ये वाली बात? तो इसका एक्स और वाई के टर्म से सॉल्व करते हो, आंसर आ जाएगा बस। यानी कि हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि लेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इज x, इसको x मान लेते हैं, x y जो भी जैसे भी तुम्हें मानना हो, एक आदमी को x ले लेते हैं, एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज y। बस ये मॉलिक्यूलर वेट हो, ठीक। अब आप आगे बढ़िए, अब बताइए क्या करना है। सर अब आपने ये बोला है कि मोलारिटी और मोलालिटी की वैल्यू सेम है, तो मैं मोलारिटी निकालता हूं, मोलालिटी निकालता हूं, दोनों को इक्वेट कर देता हूं। बताओ मोलालिटी कैसे निकलती है? मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये क्या है? ये मोल्स है। वेट कैसे निकलेगा? 9 इंटू y, समझ लो, मोल्स इंटू मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 9 इंटू, लेकिन सर ये तो ग्राम में आएगा, इसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 9y आया, ये 1000 गया ऊपर। बताओ ये ठीक है यहां तक? सर ये मेरी मोलालिटी, y के टर्म्स में, x के टर्म्स में ये मेरी मोलालिटी। चलिए ठीक है, अब जरा मोलारिटी निकाल के दिखाइए। मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सर वो तो 1 है। नीचे वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का, ठीक। वॉल्यूम सॉल्यूशन का तब आता है जब सॉल्यूशन के मास को सॉल्यूशन की डेंसिटी से डिवाइड किया जाए। सॉल्यूशन की डेंसिटी तो सर आपने दे रखी, सॉल्यूशन का मास कहां से आएगा? यहां से आएगा ना भाई, 1 मोल से 1 इंटू एक्स, ये सॉल्वेंट सॉल्यूट का मास, और 9 इंटू y, ये सॉल्वेंट का मास। दोनों को जोड़ेंगे तो
सोल्यूशन का मास, यानी सोल्यूशन का मास आ गया x प्लस 9y डिवाइडेड बाय डेंसिटी 2। ये आ गया हमारा सोल्यूशन का वॉल्यूम, लेकिन ml में, ग्राम पर ml, ml में इसको 1000 से डिवाइड किया यानी 1000 ऊपर चला गया। ये आ गई मेरी मोलारिटी। सब लोग अपने आप करके देखोगे समझ में आ जाएगा। यानी x और y के टर्म्स में आपने मोलारिटी भी निकाल ली, मोलारिटी भी निकाल ली। वो कह रहा नहीं नहीं दोनों बराबर है, हमने कहा बराबर कर दो, खत्म हो गया। यानी 1000 अपॉन 9y इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय x प्लस 9y इंटू 2। 1000 कैंसिल, कुछ दाएं बाएं करते हैं और x इज टू y या y इज टू x, जो भी निकालना वो निकाल लो, आंसर। ये भी जेई का एडवांस लेवल का सवाल था, ये भी 4 नंबर का सवाल था, जो उसी साल पूछा गया था जिस साल वो पुराना वाला सवाल था। और देख लीजिए आपका क्या लेवल, कोई बस अप्रोच क्लियर है सर। सोचो ये जो बच्चे फॉर्मूले याद करके जाते हैं उनको इसमें तो कोई फॉर्मूला नहीं था, कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन जो जिनकी अप्रोच क्लियर है कि नहीं नहीं सर कुछ नहीं है सर, मोल फ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना आता है 1/1 + 9, मुझे सल्यूट के मोल मिल गए, सॉल्वेंट के मोल मिल गए। अब अगर मास चाहिए तो मुझे इनके मोलर मासेस का पता होना चाहिए। वो मोलर मासेस मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिए, एक का x एक का y, उनको यूज करके एक बार मोलालिटी निकाली, एक बार मोलारिटी निकाली, दोनों को आपस में इक्वेट किया, जो रेशो चाहिए वो रेशो निकाल लिया। आप इन दोनों को सॉल्व करिए, x इज टू y की वैल्यू निकल आएगी। करके देखो जरा सॉल्व, कितनी आती है? 1:9। ये आपका आंसर आ जाएगा। लवली समझ में आया बेटा? Yes, sir. यानी मोल फ्रैक्शन को एक बार ब्रेक करना आता है हमें। 0.1 को 1/10 लिखा, 1/10 को 1/1 प्लस लाइन लिखा। अब मैंने मोल फ्रैक्शन की मदद से मोलालिटी और मोलारिटी निकाली। सिर्फ गड़बड़ क्या है इसमें? गड़बड़ ये कि सर मुझे मॉलिक्यूलर वेट पता ही नहीं, एक्स और वाई मानकर सारा खेल एक्स और वाई में खेलते चले गए और लास्ट में मोलारिटी और मोलालिटी को इक्वेट कर दिया। एक्स और वाई का रेशो चाहिए, ले। नैतिक समझ में आया बेटा? यस सर। पीछे दोस्त ठीक है? इसको एक बार घर में देखना पड़ेगा, है ना? एक बार देखोगे तो और क्लियर होगा। और ये भी सोच के देखोगे कि सब एक जैसा ही है, कुछ ऐसा नहीं कमाल चल रहा, सब एक जैसा चल, सब एक जैसा। तो जहां तुम्हें ये लगने लगे कि नहीं ऐसा कुछ कमाल नहीं होता, तो एक अप्रोच बनेगी। सवाल तो हो सकता है और भी अलग तरह के होते हों, लेकिन कम से कम एक तो कॉन्फिडेंस आए कि नहीं नहीं इतना कुछ नया नहीं हो सकता, ये सब ठीक है, एक टाइप का ही कुछ चलता। ठीक, एक आध सवाल और ले लेते हैं, एक सवाल बस, और दिखा देता हूं मैं तुम्हें एक सवाल। ये सवाल अच्छा सवाल है। हाँ मतलब अब अलग क्या आएगा, मतलब कुछ ऐसे ही आएगा, अलग ही क्या, मतलब इसी से मिलता जुलता कुछ उल्टा सीधा कर देगा। मतलब ये दे रखा है वो निकालो, वो दे रखा है ये निकालो, यही करते हैं हर साल, कुछ नया नहीं। देखो ये वही वाला सवाल है जिस सवाल को लेकर आज हमने बात स्टार्ट की थी। क्या यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म गिवन, जिसमें पहला वाला कॉन्सेंट्रेशन टर्म किससे डील करता है? वॉल्यूम। और दूसरा वाला तो फिर पक्का क्या पूछेगा? डेंसिटी। तो ये वही वाला सवाल, एक चीज को बेस बनाकर डी के टर्म्स में चलो और दूसरे को निकाल के इक्वेट कर दो। और मैंने फिर भी उसमें तुम्हें बताया था मास वाले कॉन्सेंट्रेशन टर्म को बेस बनाकर वॉल्यूम की तरफ जाना ये ज्यादा समझदारी, करना जैसे वैसे कर लोगे इसको भी। तो अब इसको करना अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। तो ये पीडीएफ में दे दूंगा मैं, है ना? तो तुम इसको सॉल्व कर लेना और अगली क्लास में फिर बात करते हैं और इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से अब ये चैप्टर में सिर्फ एक चीज और बचती है जो हमें कर लेनी चाहिए, एंड दैट इज इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को लेकर रिएक्शंस की क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसे की जाती है। यानी समझ लो ना कि मेरे 2 मोल तुम्हारे, वही जो हमारा होता है प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो वो एनालिसिस 2 मिनट की और बात करेंगे, उसके बाद ऑलमोस्ट खत्म। ठीक है ना? तो इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं।
थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। तो सर मेरे पास मॉड्यूल्स आज ही रिसीव्ड हुए हैं, तो आपने अब तक जितना भी अगर मॉड्यूल्स का होमवर्क दिया है तो मेरे को पता नहीं है उसके बारे में। नहीं, मॉड्यूल का तो होमवर्क यही है बेटा कि अब आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मैंने पहले बोल रखा था, अब सेकंड थर्ड जो एक्सरसाइज मिले सब निपटाओ। ओके सर। सारी एक्सरसाइज खत्म करनी है, अब तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके ठीक है ना? सर। टेस्ट से पहले वो तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे तभी टेस्ट में मजा आएगा। यस सर। तो चलो फिर आज इतना ही करते हैं ना, चलो।